समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं, ठीक है। और एक बारी बेटा आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप लोगों को कितना याद आ रहा है जो हमने लास्ट क्लास में बेटा पढ़ा था वो, ठीक है ना, कितना आप लोगों को याद आ रहा है एक बारी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने बेटा लास्ट क्लास में क्या, मैं आपको थोड़ा सा पहले से भी रिवाइज करा देती हूँ कि हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसके 3 स्टेप्स होते हैं मैम, ग्लोमेरुलर, अल्ट्रा फिल्टरेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये 3 स्टेप्स होते हैं, अल्ट्रा फिल्टरेशन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड बेटा द ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है ना, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, दोज आर द 3 स्टेप्स इन द यूरिन फॉर्मेशन। जब हम अल्ट्रा फिल्टरेशन की बात करते हैं, यार मेरे को हमेशा कोई भी चीज की ना, हेलो हेलो, हाँ जी भैया मत बात कीजिए प्लीज, थैंक यू। वापस से रिवाइज कराती हूं मैं, ठीक है ना। तो हमने बेटा यूरिन फॉर्मेशन यहां से क्योंकि वीडियो कटती है ना, इसलिए वापस से रिवाइज कराती हूँ। हमारे पास बेटा 3 स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के, अल्ट्रा फिल्टरेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्टरेशन तो हमने देखा था बेटा 3 लेयर से पास होती है, नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस होती है, प्रोटीन्स फिल्टर आउट नहीं होते क्योंकि उनका बड़ा साइज होता है बेटा। और जब फिल्टरेशन होती है जो ग्लोमेरुलस से और बोमेन्स कैप्सूल से जो भी फिल्टरेशन होती है प्रेशर्स की वजह से होती है, जो फिल्टरेट आपका कलेक्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल में, मैंने आपको ये भी बताया था उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और मैंने आपसे कहा था ऑस्मोलैरिटी वैसे कंसंट्रेशन से समझ सकते हैं, बट ऑस्मोलैरिटी को समझने के लिए आप ऐसा कह सकते हैं बेटा कि ऑस्मोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। मतलब अगर मैं सॉल्यूट्स को कंपेयर कर रही हूं 2 जगह पे और मैं कह रही हूं कहीं पे बेटा सॉल्यूट ज्यादा है, मान लो सॉल्वेंट बराबर है, पानी बराबर है, बट सॉल्यूट कहीं पे ज्यादा है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कहीं पे बेटा क्या है, सॉल्यूट बराबर है बट सॉल्वेंट अलग अलग हैं और कहीं का सॉल्वेंट ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कम होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये आपको आगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन समझने में भी काम आएगा। आपके ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि अगर ब्लड की ऑस्मोलैरिटी ऊपर नीचे होती है उसकी रेगुलेशन करने के लिए किडनी में या आपकी बॉडी में डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं जो इसको सही कर रहे होते हैं। तो ब्लड की या ऑस्मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट बेटा आपको याद रखना है, सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉल्वेंट के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ऑस्मोलैरिटी। आपने जो फिल्टरेट कलेक्ट किया था बोमेन्स कैप्सूल में उसकी ऑस्मोलैरिटी थी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, वहां से तो किसी भी चीज की रीअब्जॉर्प्शन नहीं की है। एनसीईआरटी ने जनरलाइज करके दे रखा है कि जहां से भी यूजुअली सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन होती है, आपकी बेटा ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन होती है, अमीनो एसिड्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है एज पर एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी ने सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए दिया हुआ है कि जहां से नाइट्रोजनस वेस्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, जनरलाइज करके दिया हुआ है। लेकिन एनसीईआरटी आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी ने अगर दिया हुआ है कि इनकी एक्टिव होती है तो आपको एनसीईआरटी वाली बातें याद रखनी है, आपको भले ही डिफरेंट पार्ट्स पे याद ना हो तो भी। एनसीईआरटी ने कहा है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सोडियम आयंस दे आर एक्टिवली रीअब्सॉर्ब। मैंने आपको पीसीटी में से बता भी दिया था कि यूजुअली पॉजिटिव आयंस ग्लूकोज, अमीनो एसिड ये एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होते हैं। क्लोराइड आयन हो गया, पानी हो गया जो ऑस्मोसिस से जाता है, बाइकार्बोनेट हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। बट एनसीईआरटी ने जनरलाइज कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। जब मैं बेटा रीअब्जॉर्प्शन की बात करती हूँ तो डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पे डिफरेंट एपिथेलियम होती है, जैसे कि पीसीटी में आपने पढ़ा ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, डीसीटी में पढ़ते हो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, बिकॉज अलग अलग जगह पे बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम है और वहां पे अलग अलग तरीके से बेटा रीअब्जॉर्प्शन होती है। जैसे कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है आपके पीसीटी में से प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी में से मैम वैसे ओवरऑल एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है 70 से 80% पानी और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इटसेल्फ फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। आज मैं आपको ट्यूब्यूलर सिक्रीशन पढ़ाने के बाद ओवरऑल एक जनरलाइज्ड डायग्राम बना के दूंगी जो आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। पूरा रीअब्जॉर्प्शन, पूरा सिक्रीशन आप वहीं से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से मैम सोडियम हो गया और बेटा जहां सोडियम जाता है ना उसके साथ साथ
क्लोराइड भी जाता है। वैसे हमने एक्टिव पैसिव अलग करने के लिए क्लोराइड बाद में लिख रखे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये हमने एक्टिव लिखा हुआ था। क्लोराइड हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट, स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया। इसके अलावा बेटा आपने लिखा था पानी हो गया। इसके अलावा बाइकार्बोनेट की यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लिखवाई थी, डीसीटी में इसकी रीएब्जॉर्प्शन आपने लिखवाई थी। ये सारे बेटा पीसीटी से आप रीएब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब करते हो। पीसीटी में जो फिल्टरेट होता है, क्योंकि सेम अमाउंट में आपने पानी और आपने इलेक्ट्रोलाइट्स को रीएब्जॉर्ब किया, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी भी चेंज नहीं होती। यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, यानी अगर अपने ब्लड से कंपेयर करोगे तो इसकी ऑस्मोलैरिटी क्योंकि सेम होती है तो आइसोटोनिक फिल्टरेट कहते हो। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, आप याद रख सकते हो। आइसोटोनिक मतलब सेम, फिल्टरेट की ऑस्मोलैरिटी आपने चेंज नहीं की। लेकिन बेटा जैसे ही आप लूप ऑफ हेनले से पास करते हो, लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट्स है मैम, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में भी थिक है और थिन पार्ट है। तो जैसे ही आप बेटा आज आप काउंटर करंट में भी इस चीज को पढ़ोगे तो आपका वापस से रिवीजन होगा। आप डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जैसे ही फिल्टरेट को लेके जाते हो, इट इज अ परमिएबल फॉर, एनसीईआरटी ने लिखा इट इज परमिएबल फॉर वाटर एंड नियरली इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसा ही एनसीईआरटी ने लिखा है, मैंने एनसीईआरटी फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स में रीड भी कराया था। और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के लिए जब फिल्टरेट ऊपर जाता है तो आपने लिखा था इट इज परमिएबल ओनली फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। अब बेटा देखो, वैसे ये सारे बेटा पता है, ये ओनली, स्लाइटली, ये सब ना बार बार एनसीईआरटी आप रीड करोगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से ये रिटेंशन रहेगी, ठीक है ना, द मोर नंबर ऑफ टाइम्स यू रीड एनसीईआरटी। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जब नीचे जा रहे हो ना, यहां से पानी 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 रीएब्सॉर्ब होता रहता है बेटा, और जैसे जैसे फिल्टरेट नीचे जाता है, अब आपने इस फिल्टरेट में से पानी खींच लिया। अगर आपने बेटा यहां से पानी 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 रीएब्सॉर्ब कर लिया तो नीचे जाते हुए फिल्टरेट को आपने ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बना दिया ना बेटा, ऑस्मोलैरिटी उसकी बढ़ा दी। क्योंकि अगर किसी भी जगह से पानी को कम कर दिया तो उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज सॉल्वेंट अगर कम हो रहा है तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे फिल्टरेट नीचे जाता है 400 500 600 700 800 900 1000 और मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी आपको दिखती है एट द बेस ऑफ द यू शेप, हेयरपिन शेप लूप ऑफ हेनले के बेस पर मैक्सिमम ऑस्मोलैरिटी बनती है। इसलिए आप कहते हैं एज द फिल्टरेट गोज डाउन इन द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इट बिकम्स हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड। एग्जैक्टली अपोजिट होता है मैम, जैसे ही फिल्टरेट असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से ऊपर जाता है, देखो एब्जॉर्ब तो यहां से इलेक्ट्रोलाइट्स ही हो रहे हैं, कहीं से एक्टिव हो रहे हैं, कहीं से पैसिव हो रहे हैं। जैसे यहां से मैंने लिखवाया था, यहां से मैंने लिखवाया था, देखो NaCl लिख सकते हो, ऐसे करके लिखा जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स को, Na+Cl-। तो यहां से आप देखते हो, यहां से जो सोडियम आयंस एब्जॉर्ब होते हैं ना थिन पार्ट से, वो होते हैं बेटा पैसिव, लेकिन थिक पार्ट से जो सोडियम रीएब्सॉर्ब होते हैं, ऑफ कोर्स NaCl, Cl भी साथ में निकलता है, बट Cl क्लोराइड हमेशा पैसिव होता है। तो यहां से जो सोडियम निकलता है वो एक्टिव होता है थिक पार्ट से, और यहां से जो सोडियम निकलता है मैम वो होता है पैसिव रीएब्सॉर्प्शन, ठीक है ना। बट ऑल इन ऑल जो यहां से तुम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल रहे हो, NaCl निकाल रहे हो, ऊपर जाते 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 फिल्टरेट जो है 1200 से 1000 900 800 700 600 500 300 400 यानी कि हाइपरटोनिक से अब कहीं से बेटा सॉल्यूट निकाल दे रहे हो। अगर तुम सॉल्यूट निकाल दे रहे हो तो ऊपर जाते 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 इसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी, फिल्टरेट बिकम्स हाइपोटोनिक। सारे बच्चों को याद आ रहा है? बिल्कुल आराम आराम से आप लोगों को पढ़ाया था, सारी चीजें आराम आराम से रिवाइज करा रही हूं, ये सारी चीजें याद आनी चाहिए। आगे आप जाते हो बेटा, आपके डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, डीसीटी में होती है कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन। मतलब जैसी बॉडी की डिमांड होगी उसके अनुसार यहां पे डिपेंड करेगा कि कितना रीएब्सॉर्प्शन कराना है। बट एनसीईआरटी ने यहां क्या क्या रीएब्सॉर्ब करा रखा है, आप सोडियम कर सकते हो रीएब्सॉर्ब हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में, साथ में क्लोराइड हमेशा जाएगा बेटा पीछे, ठीक है ना, ये इसके साथ ही ट्रैवल करता है भाई, ठीक है ना। इसके अलावा तुम बाइकार्बोनेट वहां पे एब्जॉर्ब कर रहे थे, यहां रीएब्सॉर्ब कर रहे हो, यहां पे तुम पानी की भी बेटा रीएब्सॉर्प्शन करते हो। अब जो यहां से सोडियम आयन रीएब्सॉर्ब हो रहा है या पानी रीएब्सॉर्ब हो रहा है, इसे कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन क्यों कहते हो? बॉडी की रिक्वायरमेंट जैसी है मैम। अब बॉडी की रिक्वायरमेंट जैसी है, अगर आप रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। यार मान लो दो तीन वर्ड ना मिक्स हो गए तो बाडी निकल गया मेरे मुंह से, ठीक है ना। यार मान लो
बॉडी में आपके, ठीक है ना, मान लो आपकी बॉडी में, मुझे खुद ही हंसी आ रही है, आपके बॉडी में मान लो पानी को रीअब्सॉर्ब करने की ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा पानी का लॉस हो चुका है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कॉफी चाय पी ली है तुमने। गाइज अगर तुम लोग, कॉफी और चाय जो होती है ना वो डाईयूरेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, पानी का लॉस करवाते हैं, वो डाईयूरेसिस करवाते हैं। मान लो कि बॉडी में पानी की कमी हो गई है, ठीक है ना, एनी हाउ डिहाइड्रेशन हो गया है बॉडी में, अगर पानी कम हो गया है और ज्यादा पानी को रीएब्सॉर्ब करने की जरूरत है, तो और ज्यादा पानी को रीएब्सॉर्ब करोगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स। जैसे कि मैंने आपको एक हार्मोन बताया है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, या मैंने आपको बताया है इसी को कहते हैं वैसोप्रेसिन, ठीक है ना। तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का नाम ही होता है एंटी, मतलब अपोजिट, डाईयूरेटिक का मतलब यार पढ़ लो, डाईयूरेसिस का मतलब लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, ये एंटी डायूरेटिक है, ये उस चीज को रोकता है, डायूरेसिस को रोकता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन किसका होता है, होता हाइपोथैलेमस का है। स्टोर कहां पे होता है बेटा, पिट्यूटरी में होता है। कौन से पिट्यूटरी में होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर्ड होता है। हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस स्टोर्ड इन पिट्यूटरी, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में, इसको भी पढ़ोगे, वहां पे रिवाइज हो रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो बेटा जी जब एडीएच रिलीज होता है जिसे वैसोप्रेसिन कहते हैं, ये स्टोर होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस में यानी पिट्यूटरी में, वहां से रिलीज होता है। ये आपके डीसीटी से भी पानी की रीअब्जॉर्प्शन करा सकता है, या आपके कलेक्टिंग डक्ट से भी पानी की रीअब्जॉर्प्शन करा सकता है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन टॉपिक में आप देखोगे एनसीईआरटी सेज एडीएच फैसिलिटेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम दी लैटर पार्ट ऑफ टिब्यूल्स, लैटर मतलब एंड पार्ट से, आपकी डीसीटी में से, आपके कलेक्टिंग डक्ट में से। वेयर एज एल्डोस्टेरॉन की जब बात की है, एल्डोस्टेरॉन का नाम क्या था, सपोलो, ये बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। एल्डोस्टेरॉन को बोला जाता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसका मेन काम होता है मिनरल्स की रीअब्जॉर्प्शन कराना। मिनरल यहां पे किसकी बात कर रही हूं, मिनरल की मैं बात कर रही हूं सोडियम आयन की। तो एल्डोस्टेरॉन जो होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स का हार्मोन होता है, इसका मेन काम तो होता है सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन कराना। और ये डीसीटी इट एनसीईआरटी सेज एल्डोस्टेरॉन फैसिलिटेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल। डिस्टल का मतलब होता है डीसीटी में से आप रीअब्जॉर्ब करा रहे हो, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराते हो डीसीटी में से, पानी अपने आप बेटा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। मेन काम उसका मिनरल की रीअब्जॉर्प्शन कराना है। सो आपकी डीसीटी में से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन हुई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स। जब रेगुलेशन पढ़ोगे तो वहां पे आप ये भी पढ़ोगे, इसे वैसोप्रेसिन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, पढ़ोगे आगे। लास्ट मैंने आपको कलेक्टिंग डक्ट के बारे में बताया था, आज आप पढ़ोगे कि कलेक्टिंग डक्ट में से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ही एब्जॉर्ब होता है, मैक्सिमम नहीं होता, मैक्सिमम हमेशा पीसीटी कहोगे। लार्ज अमाउंट ऑफ पानी यहां से रीएब्जॉर्ब हो रहा है, तो यहां पे जो बेटा पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज है इसके अंदर ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है। बट मैंने लास्ट क्लास में एक और पॉइंट यहां पे लिखवाया था एंड दैट पॉइंट वाज यूरिया। क्या मैंने यहां पे यूरिया भी लिखवाया था? आज आप काउंटर करंट मैकेनिज्म में एक्चुअल में इस यूरिया का काम समझोगे, ये यूरिया कितनी इंपॉर्टेंट है आप ये समझोगे, बिना इस यूरिया के काम ही नहीं चलता ये आप समझोगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज ऑल्सो रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। ये लैग कहां से हो रहा है भाई? स्मॉल, अरे 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 रुको यार भाई, लैग हो गया है। क्या हो गया भाई? भाई लैग मत कराओ यार। हाँ नेट प्रॉब्लम है? अरे यार भगवान जी। ठीक हो गया? ठीक हो गया ना यार? अभी ठीक हो गया है? अभी ठीक हो गया है? अभी ठीक हो गया है तो एक बारी बता दो। मैं लास्ट जो रिवीजन करा रही थी वो ये करा रही थी कि यहां से मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी निकाला था। आज आप इस यूरिया का काम पढ़ेंगे बेटा कि इस यूरिया का क्या रोल होता है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकली है इसका क्या रोल है, ठीक है। यार देखो थम्स डाउन मत दिया करो, थम्स डाउन तुम किसे, 1200 देखना थम्स डाउन आ गए, ब्लर आ रहा है, ठीक हो जाएगा। थम्स डाउन क्यों देते हो? तुम्हें पता है तुम्हारा थम्स डाउन ऐप को नहीं जा रहा, मेरे को जा रहा है, मेरे को क्यों थम्स डाउन दे रहे हो तुम? कमेंट में लिखो ब्लर है, नॉट, लैग, ग्लिच, कोई बात नहीं वो ठीक करा जाएगा, थम्स डाउन मत दो, ओनली थम्स अप एंड दिल, थम्स अप तेज दत्तन। अरे कर रहे हैं भाई ठीक, अभी अभी मैं ठीक करा रही हूं, आगे नहीं पढ़ा रही हूं भाई, 2 मिनट रुक जाओ। रिवीजन हो चुका है क्योंकि भाई वो समाप्ति एक्सप्रेस कटना होता है तो पता चलना चाहिए ना।
वॉइस भी नहीं आ रही है, वॉइस यार क्या हो रहा है? नाउ ओके, वॉइस आ रही है तो ब्लर, अभी वीडियो ब्लर, अभी सही दिख रहा है? अब बेटा एक बार ही बताओ कि अब सही दिख रहा है ऑडियो वीडियो? नाउ ओके, इज इट ओके? नाउ इज इट ओके? पता है आंसर्स पूछती हूं तो इतने फास्ट कमेंट्स नहीं आते हैं। और एक बार ही देखना, जरा सा लैग हो गया, फेस ब्लर दिख रहा है, ठीक है ना? यहां तो सिर्फ फेस ही ब्लर दिख रहा है भाई, कईयों का तो फ्यूचर भी वेरी पुअर विजुअलाइजेशन, बेटर देन समवंस फ्यूचर गाइज। या हमेशा ऐसी बात करते हो जिसमें तुम्हारी बेइज्जती होती है। दो तुम जितने थम्स डाउन देते रहो उतने बेइज्जती करूंगी मैं तुम्हारी। नाउ ओके, ऑल गुड। एक बार ये बता दो गुड है या ब्लर है, और प्लीज सच बताना क्योंकि पढ़ना है बेटा हमें, तो टाइम पास मत करो। ए ऑप्शन है गुड और बी ऑप्शन है ब्लर, ए एंड बी। पोल करा रही हूं मैं, झट से बता दो ऑल ओके है। अब देखो कंपटीशन लग गया कि हम तो मैम को थम्स लाइक देंगे, कई सारे बच्चे इतने प्यारे हैं, बट चलो बेटा एक बार बताओ ऑल गुड है क्या? हम पढ़ना स्टार्ट करें फिर आज? यस यस एवरीबॉडी, ऑल गुड ना? अभी बच्चे गुड लिख रहे हैं, मेरे ख्याल में गुड ही है बेटा, तो मैं पोल से डिमोटिवेट हो जाऊं इससे पहले, ठीक है ना? नहीं भाई 97%, 97.8, आज तक इतने करेक्ट आंसर्स नहीं आए हैं क्लास में, क्या बात है गाइस, ठीक है ना? इस बात पे काश मैं तुम्हें अप्रिशिएट कर पाती और कह पाती कि कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ठीक है? शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमने रीएब्जॉर्प्शन तक पढ़ लिया था, अब हम ट्यूब्यूलर सिक्रीशन पढ़ रहे हैं। सिलेक्टिव बेटा हमने पढ़ा था ना, अल्ट्रा फिल्टरेशन भी नॉन सिलेक्टिव होता है, अल्ट्रा फिल्टरेशन आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हो। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मुझे स्कूल बैग में से अगर मैं चुन चुन के निकाल रही हूँ, मुझे ज्योमेट्री बॉक्स निकालना है, मुझे टिफिन बॉक्स निकालना है, मुझे कॉपी निकालनी है, जो मैं अपने दोस्त की कॉपी लेके आई थी नोट्स बनाने के लिए, जिसमें मेरे टिफिन से बेटा खाने से निकला हुआ तेल उस पर लग चुका है, और मेरी बेटा बैंड बजी पड़ी है कि कल उसे कैसे बताऊंगी कि तेरी नोटबुक पे तेल लग गया है सब्जी का, ठीक है? अगर मैं चुन चुन के निकाल रही हूं तो वो सिलेक्टिव होता है, बट अगर मैंने बैग को ऐसे ऐसे कर किया और सब कुछ निकाल दिया, या जो भी निकल पाया तो निकल गया, दैट इज नॉन सिलेक्टिव। तो नॉन सिलेक्टिव होता है अल्ट्रा फिल्टरेशन। रीएब्जॉर्प्शन भी सिलेक्टिव है। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन जो लास्ट स्टेप होता है वो भी बेटा सिलेक्टिव प्रोसेस होता है, ठीक है ना? यस तो हम यहां पे करते हैं द थर्ड स्टेप in the urine formation, that is called as tubular secretion, tubular secretion, ठीक है ना? तो tubular secretion, एरोस को ध्यान रखना है बेटा, अगेन इट इज अ सिलेक्टिव प्रोसेस। इसका काम, इसका मेन फंक्शन क्या है? सिलेक्टिव प्रोसेस, और इसका मेन फंक्शन होता है मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, यानी कि पीएच एंड आयोनिक बैलेंस इन ब्राइटनेस लो करूं किसकी बेटा? कहीं पे तो ब्राइटनेस बेटा जिंदगी में बढ़ा लो। आयनिक बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है? अरे मजाक कर रही हूँ बेटा, वो अलग बात है, कभी कभी मैं मजाक में सच बोल देती हूँ, ठीक है? अरे मस्त होके पढ़ो, देखो और समझो। हमने बेटा एफरेंट आर्टीरियोल बनाया था, एफरेंट आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलस बनाया, और मैं चैट्स ऑफ कर दूंगी अगर बेटा आप लोग वो करोगे, ठीक है ना? नहीं बेटा, दिस इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन का थर्ड स्टेप। हमने रीअब्जॉर्प्शन पढ़ लिया है, कलेक्टिंग डक्ट तक लिख लिया है, अब मैं ट्यूब्यूलर सिक्रीशन बना रही हूँ, और अब मैं इसको पढ़ाने के बाद आपको ओवरऑल एक नेफ्रॉन का डायग्राम बनाऊंगी, उसमें रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन सब कुछ दिखा दूंगी। ये आपकी नीट में आया हुआ सवाल भी है, और न्यू एनसीईआरटी में कुछ अपडेट्स भी हैं, उसको ध्यान से देखना। मैंने कहा था लास्ट क्लास में भी एनसीईआरटी में कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं, ठीक है ना? जब हम बात करते हैं बेटा ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की, ये करने की क्या जरूरत है? एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने के लिए, आयनिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए, किसका? आपके बॉडी फ्लूइड का, मतलब आपके ब्लड का। तो आपके बेटा देखो, एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आता है, ग्लोमेरुलस से छनता है, इफरेंट आर्टीरियोल से चला जाता है। अब सारी चीजें बेटा देखो, जो आपकी इफरेंट आर्टीरियोल में भी कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं चाहिए,
हो सकता है कि बेटा वो फिल्टर आउट नहीं हुई है, लेकिन वो इफरेंट आर्टीरियोल से चली गई, इफरेंट आर्टीरियोल से चली गई मतलब आपके पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में चली गई, आपके वाजा रेक्टा में चली गई, लेकिन वो चीजें आपको हो सकता है बेटा नहीं चाहिए। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको ब्लड में से हटाने के लिए, समझ रहे हो ना मेरी बात, इसको बनाना मत, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। ये आपके एफरेंट आर्टीरियोल थी, ये आपके ग्लोमेरुलस थी, ये इफरेंट आर्टीरियोल थी। यहां से जो ब्लड जा रहा था इसमें कुछ कुछ चीजें जो आपको नहीं चाहिए, तो इसको आप सिक्रीट आउट कर देते हो, ठीक है ना, इसको आप रिमूव करते हो, इसको आप सिक्रीट करते हो। दैट स्टेप इज कॉल्ड एज टिब्यूलर सिक्रीशन। कहां सिक्रीट करते हो? फिल्टरेट के अंदर। जब मैं फिल्टरेट से कोई चीज खींच रही थी उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, और जब मैं फिल्टरेट में कोई चीज डाल दे रही हूं तो उसे कहते हैं सीक्रीशन। और यही टिब्यूलर सीक्रीशन कैन अकर एट डिफरेंट पॉइंट्स, लाइक पीसीटी में होता है, डीसीटी में होता है, कलेक्टिंग डक्ट में होता है। कौन कौन सी चीजों का सीक्रीशन होता है ये आपको याद रखना है। तो मैंने एक ही डायग्राम में आपको बता देती हूं, आप भी पोर्ट्रेट में ही बनाइए, कोई जरूरत नहीं है आपको लैंडस्केप करने की। ये आपने पीसीटी बनाया, ये आपने बेटा मान लो डीसीटी बनाया, और डीसीटी के साथ में ही मैं यहां पे दिखा देती हूं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना। अब आपने डिफरेंट पार्ट ऑफ टिब्यूल्स में कुछ कुछ चीजों का सिक्रीशन किया। यस एवरीवन, यार वॉइस तो एकदम ठीक है यार, वॉइस एकदम ठीक है। ये आपका प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल है, ये आपका डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल है, ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है। इसको फटाफट से बनाओ बेटा, दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना, दिस इज योर कलेक्टिंग डक्ट। अब आप कौन कौन सी चीजों का बेटा सिक्रीशन करते हैं पीसीटी में, डीसीटी में, या आपके बेटा कलेक्टिंग डक्ट में? तो मान लो यहां पे आप पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज है, यहां पे भी पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज है, यहां पे भी पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज है मान लो, ठीक है ना। तो आपने कौन कौन सी चीजों का, हाइड्रोजन आयन कॉमन है, तो हाइड्रोजन आयंस आप देखो, सिक्रीशन देखो एक बारी कैसे लगाया हुआ है, सिक्रीशन देखो कैसे लगाया हुआ है, एरो। फिल्टरेट में सिक्रीट करते हो, फिल्टरेट में सिक्रीट करते हो बेटा, फिल्टरेट में सिक्रीट करते हो। तो हाइड्रोजन आपने तीनों जगह से सिक्रीट किया, तीनों जगह पे, पीसीटी में भी, डीसीटी में भी और कलेक्टिंग डक्ट में भी। सबसे पहले ये याद रखने के लिए आसानी, क्योंकि ये बेटा आपको मेमोरी बेस्ड है। ये क्या हो रहा है भाई, यहां पे ये क्या हो गया टीवी, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस कॉमन है बेटा। इसके अलावा आपके पीसीटी में से आप अमोनिया को भी सिक्रीट करते हो, अमोनिया को भी सिक्रीट करते हो। आपके डीसीटी में भी, भाई ये स्क्रीन बंद हो जा रही थी अभी फिर से ऑन हो गई, यहां पे भी बेटा आप अमोनिया को सिक्रीट करते हो। देखो ये ध्यान रखना, ये याद रखने में आसानी होगी, ये डायग्राम से क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है। तो हाइड्रोजन कॉमन है पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के लिए। फिर मैंने सेकंड लिखा है अमोनिया, तो अमोनिया फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है। और तीसरा में लिख रही हूं पोटेशियम आयंस, पोटेशियम बेटा आपके डीसीटी में कॉमन है और कलेक्टिंग डक्ट में कॉमन है। आप एक बारी देखिए कि एरोज कौन से डायरेक्शन में लगे हैं। ये जो एरोज लगे हैं यानी कि मैंने फिल्टरेट में कोई चीज डाली है। अगर बेटा रीएब्जॉर्प्शन का एरो होता तो हम ऐसे कर रहे होते, हम रीएब्जॉर्प्शन का एरो ऐसे लगाते हैं। तो रीएब्जॉर्प्शन का एरो और बेटा टिब्यूलर सिक्रीशन का एरो याद रखना, ठीक है। यस एवरीबॉडी, किसी को कोई दुखदर्द समस्या तो नहीं। लेकिन अब अगर आप एनसीईआरटी की बेटा भावनाओं को समझेंगे, एनसीईआरटी को जरा ध्यान से देखेंगे, पता नहीं एनसीईआरटी से क्यों देती है पर बेटा देती है। अगर तुम एनसीईआरटी को देखोगे तो एनसीईआरटी ने जो डायग्राम दिया हुआ है ना, उस डायग्राम में डीसीटी में से अमोनिया नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है ना। उसमें डीसीटी में आपके डायग्राम में ना अमोनिया नहीं दिखाया हुआ है, हाइड्रोजन और पोटेशियम दिखाया हुआ है। पर मैम आपने फिर अमोनिया क्यों लिखा है? क्योंकि जो थ्योरी है ना साइड में, जो फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स की थ्योरी है, उसमें बेटा तीनों दिखाए हुए हैं। अब मैम हमें कौन सा आंसर देना है? जैसा पेपर में आएगा। जैसे पेपर में अगर सिर्फ 2 आयंस के लिए आया तो हाइड्रोजन और पोटेशियम कर लेना, अगर तीनों पूछा जाए तो तीनों भी हो जाएगा। और ऐसा कोई नहीं देंगे कि जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएं, बट आपको पता दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। डायग्राम में केवल और केवल हाइड्रोजन और पोटेशियम दिखाया हुआ है, बट थ्योरी में अगर देखोगे तो टिब्यूलर सिक्रीशन डीसीटी में 3 चीजों की होती है, हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम, दोनों याद रखना है, दोनों याद रखना है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, डन डनाडन डन कर लो, डन डनाडन डन। और एक बारी बता देना, फिर मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूं, मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूं अपडेटेड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। आप पहले इसे नोट तो कर लो, ठीक है ना। और यहां पे मैं लिख देती हूं इन डायग्राम
हाइड्रोजन एंड पोटेशियम शोन। और कोई गलत बात नहीं है, थ्योरी में तीनों दिए हुए हैं, तीनों याद रखने हैं, तीनों याद रखने हैं। 2025 का क्वेश्चन आया यहीं से था और वो एनसीईआरटी के डायग्राम से था, और बहुत कम ही बच्चे होंगे जिन्होंने गलत किया होगा। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन किस किस चीज का होता है याद रखने के लिए सबसे इजी है, हाइड्रोजन सबसे पहले लिख लो, तीनों में कॉमन होता है, ठीक है। फिर आप बोलो कि अमोनिया, सेकंड अमोनिया की बात करो तो अमोनिया फर्स्ट और सेकंड में लिख लो, ठीक है ना। और तीसरे की बात करो तो पोटेशियम लिखो, पोटेशियम सेकंड और थर्ड में कॉमन कर लो, कभी गलती नहीं होगी। अब कुछ बच्चों को लगता है बेटा इसको तो तुम्हें मेमोराइज ही करना पड़ेगा, लर्न ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, इसको तो लर्न करना है, लर्न नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो यू हैव टू लर्न दिस। दिस इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इसका मेन काम होता है बेटा एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना। आपको कुछ चीजें बेटा अपने क्या बोलते हैं इसमें से भी निकालनी पड़ती है, आपके ब्लड में से एलिमिनेट करनी पड़ती है। जब आप इसको फिल्टरेट में डाल रहे होते हो तो इसे आप ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहते हो। अब मैं आपको ऑल इन ऑल एक कॉमन डायग्राम बनवा के बता दे रही हूँ, एनसीईआरटी से ट्यूब्यूलर सिक्रीशन को रीड करा दे रही हूँ, एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा दे रही हूँ, और फिर हम बढ़ेंगे बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म की ओर। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म पहले से ही 50% आता है, क्योंकि उसके बारे में फ्लो ऑफ ब्लड कैसा है, फ्लो ऑफ फिल्टरेट कैसा है, दैट यू ऑलरेडी नो। बस 2-4 चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा पता होनी है, ठीक है ना। डन कर लिया, चैट्स ऑफ कर दूंगी मैं, अब मैं चैट्स ऑफ कर दूंगी बेटा, ठीक है। डन कर लिया सारे बच्चों ने, चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब एक कॉमन डायग्राम बना रहे हैं, एक कॉमन डायग्राम बना रहे हैं बेटा, ठीक है। आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में ही बनाओ, क्योंकि इसमें कोई, आप क्योंकि बना चुके हो ना बहुत बार, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाना। थोड़ा सा मैं पीसीटी डीसीटी थोड़ा बड़ा बड़ा बना रही हूं, ताकि ना क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है मैं एक ही डायग्राम में दिखा पाऊं, तो इसलिए मैंने इतना लंबा बनाया है इसको। ये आपकी लूप ऑफ हेनले है, आप थिक और थिन अलग बना सकते हैं। ये आपकी डीसीटी है, ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है ना। बस इसका कंक्लूजन दे रही हूं, फिल्टरेशन का तो यहाँ पे कंक्लूजन नहीं दे सकती, लेकिन आपके रीएब्जॉर्प्शन का तो और सिक्रीशन का मैं कंक्लूजन दे सकती हूँ। देखो वापस से रिवाइज हो रहा है, सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फिर आपने बोला स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और फिर आपने बोला पानी। और यहाँ पे बेटा सिक्रीशन किस किस चीज का हुआ, ये वैसे आपको खुद करना चाहिए। यहाँ सिक्रीशन किस किस चीज का हुआ, हाइड्रोजन सब में कॉमन था, हाइड्रोजन। और मैम इसके अलावा यहाँ पे हमने अमोनिया का सिक्रीशन लिखा हुआ है, दैट इज पीसीटी। अब डीसीटी में क्या कर रहे हो बेटा, डीसीटी में तुम पानी 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 पानी, H2O 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 H2O। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में से क्या कर रहे हो बेटा, इलेक्ट्रोलाइट, NaCl NaCl। मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां से होती है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होती है NaCl। यहां कंडीशनल होती है, बट लिख लो, अभी तो आप समरी कर रहे हो बेसिकली इसकी। बाइकार्बोनेट, NaCl, पानी, और यहां से क्या करोगे, पानी 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 एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। ट्यूब्यूलर सिक्रीशन के लिए मैंने क्या याद रखने के लिए बताया, हाइड्रोजन सब में कॉमन है, हाइड्रोजन सब में कॉमन है। यहां अमोनिया हो गया, और जो पोटेशियम है वो यहां और यहां कॉमन हो गया। ऑरेंज कलर से मैंने दिखाया ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, पिंक कलर से मैंने दिखाया रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पे आप एक चीज और कह सकते हो, अगर आपको याद आ रहा हो, यहाँ पे फिल्टरेट की कॉन्सेंट्रेशन 300 मिली ऑस्मॉल, यहाँ 300 से चालू किया, यहाँ 1200 मिली ऑस्मॉल, 1200 से चालू किया 300 मिली ऑस्मॉल। एनसीईआरटी ने यहाँ 200 भी दिखाया हुआ है, और यहाँ बेटा क्या होता है, फिल्टरेट नीचे आते आते 1200 मिली ऑस्मॉल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ फिल्टरेट आपका आइसोटोनिक पीसीटी में, ठीक है ना। यहां फिल्टरेट आपका हाइपरटोनिक, ठीक है।
यहां फिल्टर रेट आपका हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, और कलेक्टिंग डक्ट में तो 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हो। 300 से शुरू किया था, 1200 पे बेटा एंड करते हो, हाइपरटोनिक फिल्टर रेट। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ योर पूरा मैकेनिज्म। सिर्फ इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैंने नहीं दिखाया, बट आप इसी से रिवाइज कर सकते हो और आप ओवरऑल लिख सकते हो कि एनसीईआरटी ने कहा है सोडियम आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड ये होते हैं आपके एक्टिव, और क्लोराइड आयन याद रख सकते हो, नाइट्रोजनस बेस याद रख सकते हो, ये होते हैं यूजुअली, एंड पानी भी पैसिव, पानी ऑस्मोसिस से होता है, तो ये ओवरऑल याद रख सकते हो। यहां पे आप लिख सकते हो पीसीटी में यहां पे हुई मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, और आप असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में लिख सकते हो यहां पे होती है मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन। सो ऑल इन ऑल ये रिवाइज के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। वैसे तो ये आपको बेटा खुद को करना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये बनाना है। नहीं आरती बेटा, इसको पानी में मिलाओ और खुशी बेटा वेरी गुड, यस जिज्ञांशी, अमित, नवीन, समीर वेरी गुड। डन 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 डन। डन 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 एवरीबॉडी। सारे बच्चों को क्लियर हो गया बेटा? यस एवरीबॉडी। सारे बच्चों को क्लियर हो गया? सब बच्चों ने बना लिया? वैसे दिस वाज सपोज टू बी मेड बाय यू गाइज, आप अगर बनाते तो ज्यादा बेटर होता, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अगर आपने बना लिया है तो पहले मैं एनसीईआरटी की बची हुई चीजें कुछ आपको रीड करवा देती हूँ, एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा देती हूँ। देन बेटा स्ट्रेट अवे मूव टू द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन, द काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, द काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, पीसीटी में सिक्रीशन अपडेटेड एनसीईआरटी का है हाइड्रोजन एंड अमोनिया। दिस इज अपडेटेड एनसीईआरटी 2025, ठीक है बेटा। नोट कर लिया आप लोगों ने? पक्की बात? आगे बढ़ जाऊं फिर, या अभी आप लोग कर रहे हैं नोट? बना लिया? वेरी गुड, धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको थोड़ा टाइम दे देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना जब पढ़ा रही होती हूँ तब नहीं लिख रहे होते हैं, तो आई होप आपने लिख लिया होगा। अगर आपने कुछ बचा भी हुआ है ना बेटा, तो आई थिंक वो आप खुद से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये नया कुछ नहीं है, जो पुराना पढ़ा है उसी का रिवीजन है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी के दिखाती हूँ जो एनसीईआरटी ने लिखे हुए हैं। कहाँ लिखा हुआ है? देखो, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल secrete substances like हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम इन द फिल्टरेट। ये ओवरऑल लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये कहां पे है आप बाद में ढूंढ लेना, अभी मैं आपको रीड करा रही हूँ। ट्यूबुलर सिक्रीशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। ये हमने लिखा है कि एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, आयोनिक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो यूरिन फॉर्मेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे तो आप यहाँ पे जो मैंने फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स लिखाया है वहां पे देखो, पीसीटी हेल्प्स इन मेंटेनिंग द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन, अगेन सिलेक्टिव प्रोसेस होता है, ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया इनटू फिल्टरेट। तो हाइड्रोजन एंड अमोनिया दिया हुआ है ओनली फॉर पीसीटी, ठीक है ना, अपडेटेड एनसीईआरटी। फिर लूप ऑफ इनले में तो ट्यूबुलर सिक्रीशन नहीं हो रहा है। डीसीटी में देखो क्या दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो केपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, अच्छा, एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया, तीनों दिए हुए हैं। हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनिया डीसीटी में तीनों दिए हुए हैं, अपडेटेड एनसीईआरटी, बहुत चेंजेस करती है एनसीईआरटी, ठीक है।
और डायग्राम में देखोगे तो हाइड्रोजन एंड अमोनिया, ये तो करेक्ट है, थ्योरी से मैच कर रहा है, लेकिन थ्योरी से ये मैच नहीं कर रहा है, इसमें अमोनिया भी दिया हुआ है थ्योरी में, तो तीनों चीजें आप याद रखोगे डीसीटी के लिए, बार बार याद दिला रही हूं तुम लोगों को। और कलेक्टिंग डक्ट में भी बेटा पोटेशियम एंड हाइड्रोजन सिक्रीट होते हैं, आप थ्योरी में देखो कि इट ऑल्सो प्लेज इन मेंटेनिंग द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, और बॉडी फ्लूइड का मतलब ब्लड, बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया इनटू द फिल्टरेट। डन एवरीबॉडी, क्लियर हो गया होगा। आप मुझे ऐसे ही थम्स अप दे सकते हैं। और यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन भी देखो, बाइकार्बोनेट, NaCl, पानी, न्यूट्रिएंट्स मतलब ग्लूकोज, अमीनो एसिड, पोटेशियम आयन, ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं, रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। NaCl, पानी, बाइकार्बोनेट डीसीटी में से, और कलेक्टिंग डक्ट में से बेटा पानी, यहां से ऐसे एरो लगाया मतलब पानी की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, और ये यूरिया दिखाया है। तुम अगर इस यूरिया को ध्यान से देखोगे तो तुम कहोगे कि मैम ये यूरिया ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्यों जा रही है। आज मैं आपको काउंटर करंट में ये चीज बता दूंगी कि ये यहाँ पे जा रही होती है। और अगर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से देखोगे पानी निकल रहा है, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से देखोगे तो इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, ऑल गुड। Now let's get started with the topic of counter current mechanism. Heading डालोगे counter current mechanism. Do you already know some of the basics? Absolutely, you already know बेटा. Counter मतलब opposite, current मतलब flow, mechanism मतलब mechanism. Counter current mechanism एक ऐसा मैकेनिज्म बेटा, अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है हेडिंग में मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिल्टरेट। एक ऐसा मैकेनिज्म जो आपके यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाने में मदद कर रहा है, वो मैकेनिज्म है काउंटर करंट मैकेनिज्म। आपसे पूछा जाए किस मैकेनिज्म से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, सो दिस इज द मैकेनिज्म। इसे काउंटर करंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां अपोजिट फ्लो दिख रहा होता है। किसके किसके बीच में दिख रहा होता है आपको पता है, बट मैं फिर से लिखूंगी क्योंकि टॉपिक पढ़ रहे हैं। और दो तीन बातें और डायग्राम, ठीक है ना। इट इज सुपर इजी बेटा, सुपर इजी, ध्यान से देखना, फिर मैं एनसीईआरटी भी आपको रीड कराऊंगी। तो पहले तो मैं आप लिखूंगी कुछ पॉइंटर्स बेटा इसके बारे में, ठीक है ना। बिना थ्योरी अगर बेटा किसी को चाहिए कि हमें कुछ भी नहीं लिखना है, मैम क्यों लिखवा रही है, तो मत लिखो बेटा, आपकी मर्जी है। होते हैं कुछ, क्यों लिखवाती है मैम इतना, क्योंकि बेटा लिखवाने के बाद भी तू एक बार अपने आप की एनालिसिस करना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कितना याद है, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट चुपचाप से बेटा लिखो, पॉइंटर्स नहीं लिखोगे तो रिवाइज करते वक्त में आपको रिलेट नहीं करेगा डायग्राम और थ्योरी, है ना। सो हम लिखते हैं दिस इज मैकेनिज्म टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन, मैकेनिज्म टू कॉन्सेंट्रेट यूरिन, टू कॉन्सेंट्रेट दी यूरिन। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारी यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाने में हेल्प करता है। बहुत बढ़िया बात है मैम। अगली बात बताओ, काउंटर मीन्स अपोजिट, काउंटर मीन्स अपोजिट, काउंटर अटैक होता है, काउंटर पे कोई बैठा होता है मतलब अपोजिट। एंड करंट का मतलब होता है फ्लो, करंट का मतलब होता है मैम फ्लो। देयर इज अपोजिट फ्लो। Where is this opposite flow? So there is opposite flow at 3 places. 3 जगहों पर opposite flow होती है। तो हम लिखते हैं बेटा कौन कौन सी जगह पे opposite flow है। अच्छा वैसे तो आप भी मुझे बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे opposite flow है ना, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। मैं एक बार में ना 1 2 3 लिख रही हूँ, पर जगह चाहिए होगी लिखने के लिए। सबसे पहला अपोजिट फ्लो, यार मैम अभी अभी तो हमने पढ़ा था डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आपका फिल्टर रेट नीचे जा रहा होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्टर रेट ऊपर जा रहा होता है। सबसे पहला काउंटर यही है। दूसरा काउंटर करंट, असेंडिंग वासा रेक्टा और डिसेंडिंग वासा रेक्टा। डिसेंडिंग वासा रेक्टा में ब्लड नीचे जा रहा होता है, असेंडिंग वासा रेक्टा में ब्लड ऊपर जा रहा होता है। सेकंड काउंटर। तीसरा काउंटर, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के सामने सामने होती है असेंडिंग वासा रेक्टा, असेंडिंग वासा रेक्टा में ब्लड ऊपर, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्टर रेट नीचे। और इसी के सामने असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्टर रेट ऊपर और डिसेंडिंग वासा रेक्टा में ब्लड नीचे। दैट इज द तीसरा काउंटर करंट। और आपको एक बात मैं बता दूं, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म पॉसिबल हो पाया है, ये यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन पॉसिबल हो पाती है बिकॉज ऑफ द क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। आपने देखा है ना कैसे हम बनाते दूर दूर हैं, आज भी मैं दूर दूर ही बनाऊंगी, लेकिन मैंने आपको बताया था एक्चुअल में लिपटी हुई होती है। हम इजी करने के लिए आपको सामने सामने दिखाते हैं, खुला खुला बना के दिखाते हैं, बट एक्चुअल में लिपटी हुई होती है लूप ऑफ हेनले के चारों ओर, आपके पीसीटी डीसीटी के चारों ओर। वो अलग बात है, लिपटी हुई तो होती है लेकिन लूप ऑफ हेनले के
पैरेलल ही रन करती है वाजा रेक्टा. सो बिकॉज देयर इज अ क्लोजनेस बिटवीन, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड बेटा योर वाजा रेक्टा, दैट इज वाई दिस concentration of urine is possible. That is why this counter current की वजह से जो यूरिन कॉन्सेंट्रेट होती है वो पॉसिबल होती है. लेकिन कैसे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होती है ये हम देखते हैं, ठीक है ना. तो पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे काउंटर करंट किसके किसके बीच में, अपोजिट फ्लो बिटवीन फिल्टरेट इन बोथ लूप ऑफ हेनले, ठीक है मैम. दूसरा सेकेंड, बिटवीन ब्लड इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वाजा रेक्टा, एंड तीसरा filtrate in descending loop of Henle and blood in ascending vasa recta, और बिल्कुल वैसे ही filtrate in ascending loop of Henle and blood इन डिसेंडिंग वाजा रेक्टा. ये आपका काउंटर करंट है. पहले इसे नोट कीजिए. जब नोट हो जाए तो एक बारी मुझे बता दीजिए बेटा, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है ना. जब नोट हो जाए तो एक बारी बता दो, ठीक है. डन कर लो तो एक बारी बता देना बेटा, ठीक है. डन, सारे बच्चों का डन हो गया. यार ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या है ये स्क्रीन. अब इसके लिए बेटा हम एक डायग्राम बनाएंगे और वही डायग्राम है. यार ये स्क्रीन क्या हो रही है बार बार, ये दूसरी बार हो गया है. ये जो बेटा हमने बनाया है ना, इसको एक बार ही लिखते हैं और जो जो चीजें हमने पढ़ी है, डिसेंडिंग से हम क्या क्या रीएब्सॉर्ब करते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से हम क्या क्या रीएब्सॉर्ब करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट से क्या क्या करते हैं, और जो मैंने आपको अभी बताया. और अभी आप किडनी में कॉर्टेक्स और मेड्यूला की भी थोड़ी सिचुएशन पढ़ेंगे. हालांकि मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा आपको ये चीज बताई थी. कितने बच्चों को ये चीज याद आ रही है बेटा कि मैंने आपको ये भी बताया था, आपका जो नेफ्रॉन है वो आपके, जो मैं अभी तो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स की ही बात करूंगी क्योंकि मैं लॉन्ग लूप ऑफ हेनले की बात कर रही हूँ, जिसमें वाजा रेक्टा वेल डेवलप्ड है, जो आपके 15% नेफ्रॉन है. तो ये आपके बेटा किडनी में मौजूद होते हैं. आपके इस तरीके से इसको बनाना मत, जो समझा रही हूं ऐसे. ये आपकी बेटा मेड्यूला है, ये आपकी बेटा कॉर्टेक्स है, और ये आपकी नेफ्रॉन होती है. ये मैंने आपको बताया भी था कि फिल्टरेट की तो हर पोजीशन पे अपनी अपनी कॉन्सेंट्रेशन है, कहीं 300, 400, 1200, है ना. फिल्टरेट की तो अपनी कॉन्सेंट्रेशन होती है. आपके किडनी में भी कॉन्सेंट्रेशन दिखती है. जैसे आप कॉर्टेक्स में देखते हैं यूजुअली 300 कॉन्सेंट्रेशन होती है, लेकिन मेड्यूला में अंदर जाते जाते हैं, किडनी के अंदर की तरफ जाते रहते हैं तो 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 तक की कॉन्सेंट्रेशन होती है इस अंदर के स्पेस की भी. ये मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, बट आज हम इसको एक्चुअल में समझेंगे कि ये जो मेड्यूला में आपको अंदर जाते जाते मेड्यूला के स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियम, उसकी जो आपको इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन दिखती है ना बेटा, वो अपने आप से नहीं होती. और ये भी मैं आपको बता देती हूं, ये जो इंटरस्टिशियम की कॉन्सेंट्रेशन होती है, अगर ये ऐसी नहीं होती तो यूरिन भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता. ठीक है ना. तो अभी हम इसी चीज को समझेंगे. बनाना नहीं है इसको, अभी बनाना है जो डायग्राम बनाऊंगी. तो इसको आपको कैसे बनाना है, इसको आपको लैंडस्केप में बनाना है, जो मैं काउंटर करंट बता रही हूं. ऐसा सा डायग्राम बनेगा, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं क्योंकि इन्होंने दूर दूर दिखाया हुआ है, बट ऐसा सा कुछ डायग्राम बनाएंगे. तो आप क्या करोगे बेटा, आप
लैंडस्केप में इसे बनाओगे, काउंटर करंट मैकेनिज्म को लैंडस्केप में बनाना, ठीक है। तो लैंडस्केप में बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाते हैं भाई डायग्राम, और यहां पे बनाते हैं हम सबसे पहले एक लाइन जो कॉर्टेक्स और मेड्यूला को डिफरेंशिएट करेगा। ये लैंडस्केप में बनाइएगा, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ी सी जगह बची हुई है ना, तो उस जगह को किसी और काम लिखे पॉइंट्स के लिए यूटिलाइज कर लेना, बट फिलहाल इसको बेटा आप लैंडस्केप में ऐसे बनाइए, ठीक है। और यहां पे मैं दिखाती हूं, इससे अच्छा तो मुझे लग रहा है पहले वाला था, पहले वाला ही रहने देते हैं, ठीक है। ये आपका लूप ऑफ हेनले है। इसके साथ में मैं वाजा रेक्टा भी दिखाती हूँ आपको, ठीक है। बना लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा ऐसे बना लेती हूँ। मैं पास पास इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि ना इसमें समझने में आसानी होती है। और कलर चेंज करते हैं, इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, दिस इज योर वाजा रेक्टा। दिस इज योर वाजा रेक्टा। और यहाँ पे मैं एक चीज और दिखाती हूँ, दिस इज योर यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये डायग्राम समझ में आ रहा है मैंने क्या बनाया है? यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है बेटा ये, दिस इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है, साइड में लिख रही हूं। ये मैंने बनाया हुआ है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। ये मैंने बनाया हुआ है कलेक्टिंग डक्ट। ये मैंने बनाया हुआ है बेटा दिस इज डिसेंडिंग वाजा रेक्टा। ये मैंने बनाया हुआ है असेंडिंग वाजा रेक्टा। अब आप समझो कि काउंटर करंट सबसे पहले मैंने क्या दिखाया है, ठीक है। काउंटर करंट मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, काउंटर का मतलब अपोजिट फ्लो। मैंने 3 जगह पे अपोजिट फ्लो दिखाया है। एक मैंने दिखाया है जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से फिल्टरेट जाता है तो वो नीचे की डायरेक्शन में जाता है, और जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से फिल्टरेट चढ़ता है तो वो ऊपर की डायरेक्शन में चढ़ता है। इसीलिए ये नंबर 1 काउंटर करंट है। द फर्स्ट काउंटर करंट इज इन द 2 लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। दूसरा काउंटर करंट मैम, जो ब्लड है वो डिसेंडिंग वाजा रेक्टा से नीचे की डायरेक्शन में जाता है और असेंडिंग वाजा रेक्टा से ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। दिस इज बेटा सेकंड काउंटर करंट। और तीसरा जो काउंटर करंट होता है वो होता है बिटवीन लूप ऑफ हेनले और उसकी पैरेलल वाजा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग में फिल्टरेट नीचे है, असेंडिंग वाजा रेक्टा में ब्लड ऊपर की डायरेक्शन में, ये काउंटर है मैम। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्टरेट ऊपर है, उसकी पैरेलल वाली वाजा रेक्टा में जो ब्लड है वो नीचे की डायरेक्शन में है। दिस इज द काउंटर फ्लो। आप मेरे को एक बारी बताइए कि डायग्राम में किसी को कोई दुखदर्द समस्या, फिर मैं आगे स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि पहले आप डायग्राम बना लो बेटा। ये चैट्स का भी क्या हो रहा है भाई, पहले आप ये बना लो, फिर हम रीएब्जॉर्प्शन देखेंगे। अभी यहां से हम देखेंगे किस किस चीज की क्या क्या रीएब्जॉर्प्शन होती है। पहले डन कर लो। आराम आराम से समझना, आपको मैक्सिमम चीजें आती है ऑलरेडी, ठीक है। एक पानी भिजवा देना प्लीज। डन।
नो प्रॉब्लम, किसी को कोई दुख दर्द समस्या नहीं है। तो अगर कोई दुख दर्द समस्या नहीं है तो चैट्स ऑन रखती हूं। आप मुझे बताइए कि अच्छा एक चीज और मैम, ये क्या है? ये कॉर्टेक्स रीजन होता है। अभी अभी तो मैम आपने बताया ना, अभी अभी आपने तो बताया कि ये कॉर्टेक्स वाला हिस्सा होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे आपकी पीसीटी होगी, यहाँ आपकी डीसीटी होगी, बोमेन्स कैप्सूल होगा, और मैं कह सकती हूँ ना ये सबसे इनर वाला मेड्यूला है, ये सबसे इनर मेड्यूला है कह सकती हूँ ना, क्योंकि मेड्यूला में ये आउटर मेड्यूला हो जाएगा, ये इनर मेड्यूला हो जाएगा। और मैम एनसीईआरटी ने कहा है कि इसकी भी अपनी कॉन्सेंट्रेशन होती है। जैसे कि अगर मैं कॉर्टेक्स की देखूं तो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से हम देखते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो 400, 500, 600, 700, 800, 1000 एंड हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है in the inner medulla, that is 1200 milliosmol maximum concentration. yes yes, मैंने यहां थिक और थिन पार्ट नहीं दिखाए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, समझाने के लिए अभी यही थिक और थिन बनाने की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म बना लो, कोई लोड नहीं है, ठीक है। यस लेकिन अब मैं आपको एक एनसीईआरटी की लाइन बताती हूं। एनसीईआरटी कहती है the proximity between the loop of Henle and vasa recta and the counter flow in them helps in maintaining the high osmolarity of the interstitium. ठीक है ना, of the interstitium. Let me just show you NCERT की लाइन, एक सेकंड कृपया करके वेट कीजिए, 2 मिनट रुकिए, इस लाइन को एक बार पढ़िए। देखिए क्या कहती है NCERT, the flow of filtrate, अरे नहीं काउंटर करें तो ठीक है, देखो द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा एज वेल एज द काउंटर इन देम helps in maintaining the increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium, that is from 300 to 1200। और ये osmolarity मेंटेन होती है दो चीजों की वजह से, NaCl और यूरिया। अभी मैं बताती हूं, देखो अभी मैं बताती हूं। तो बोला ये ऑस्मोलैरिटी अपने आप मेंटेन नहीं होती है, इस ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, NaCl और यूरिया। ये NaCl और यूरिया कहां से आते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ, ये NaCl और यूरिया कहां से आते हैं। लेकिन मैम ये ऑस्मोलैरिटी जो मेंटेन हो रही है ये मेंटेन ही नहीं हो पाती। हाँ NaCl और यूरिया इसको मेंटेन कर रहे हैं, बट ये NaCl और यूरिया कहां से आ रहे हैं जो इसकी हाई ऑस्मोलैरिटी को नीचे मेंटेन कर रहे हैं, आ कहां से रहे हैं वो हम देखते हैं। लेकिन मैम ये हाई ऑस्मोलैरिटी जो हमें इंटरस्टिशियम में दिख रही है ये इसीलिए पॉसिबल हो पाई है क्योंकि आपकी लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा काफी करीब करीब है। अभी आप समझोगे कि इनके करीब आने से क्या फायदा हो रहा है, बिकॉज दे आर सो क्लोज, the closeness between them, the proximity between them and the counter flow in them helps in maintaining the high osmolarity of interstitium। ये बात समझ में आती है मैम, ये हाई ऑस्मोलैरिटी हमें चाहिए क्यों? अगर ये हाई ऑस्मोलैरिटी नहीं होती मैम, मेड्यूला में 1200 नहीं होता तो क्या होता, तो आपकी यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो पाती बेटा। आपकी यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए ये ऑस्मोलैरिटी जरूरी थी। तो दो पॉइंट्स अभी हम समझेंगे कि ये हाई ऑस्मोलैरिटी कैसे मेंटेन हुई, NaCl और यूरिया कहां से आए जिसने इसकी ऑस्मोलैरिटी को इतना मेंटेन किया, और दूसरा अभी हम समझेंगे बेटा कि भाई एसी थोड़ा ऑन कर देना, और दूसरा अभी हम समझेंगे बेटा कि इस हाई ऑस्मोलैरिटी की वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड कैसे हुई। दीज 2 पॉइंट्स वी विल अंडरस्टैंड। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आप बेटा क्या करते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ, बेटा देखिए ना, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से आप पानी निकालते हैं क्योंकि इट इज परमिएबल फॉर वाटर। और आप एक बात आपको बताऊं, ये पानी इतना इजीली क्यों निकलता है, यहां से इतना इजीली पानी क्यों निकल जाता है बेटा? आप जो फिल्टरेट लेके आए थे बोमेन्स कैप्सूल से उसकी ऑस्मोलैरिटी थी 300, फिल्टरेट अब जा रहा है नीचे, नीचे उसको बाहर की ऑस्मोलैरिटी कैसी दिख रही है भाई, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200। पानी का नेचर है कि भाई अगर पानी की मूवमेंट देखोगे तो जहां बेटा पानी, जहां ऑस्मोलैरिटी ज्यादा दिख रही है वहां ऑटोमेटिकली पानी चला जाएगा, पाना बोल रही हूं, पानी चला जाएगा क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना। 300 वाला लेके आए थे, जैसे जैसे नीचे जा रहा है अपने आप देखोगे ब्लड और फिल्टरेट की ऑस्मोलैरिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स बिल्कुल बाहर की ऑस्मोलैरिटी जैसे होती है। आप यहीं पे ऑब्जर्व करोगे, अगर बाहर 400 है यहां पे भी 400, बाहर 600 है यहां पे भी 600, बाहर 1200 है यहां पे भी 1200, उसकी ऑस्मोलैरिटी वैसे ही मेंटेन्ड होती है।
इसीलिए क्योंकि बाहर की ऑस्मोलैरिटी ऐसी थी ना बेटा, तो जैसे जैसे आपका फिल्टर रेट नीचे जाता गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाज परमिएबल फॉर वाटर, यहां से पानी निकलता जा रहा है, पानी रीएब्सॉर्ब करते जा रहे हो, तभी तो बेटा यहाँ 300 से जाते जाते मैक्सिमम यहाँ पे 1200 ऑस्मोलैरिटी हो जाती है। और बिल्कुल अपोजिट चीज होती है आपके असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या था मैम, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से NaCl निकल रहा था। अब जैसे जैसे फिल्टर रेट ऊपर जा रहा है, आप सोच के देखिए, जैसे जैसे फिल्टर रेट ऊपर जा रहा है, इसमें से NaCl क्यों निकल रहा है मैम? क्योंकि बेटा 1200 से बाहर की ऑस्मोलैरिटी 1000, 800, 600, 400, 300, बाहर की ऑस्मोलैरिटी को जरा ऑब्जर्व करो, बाहर के ग्रेडियंट को जरा ऑब्जर्व करो, यहां से बेटा NaCl 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 NaCl, अगर बाहर 1200 है यहाँ पे 1200 है, बाहर 1000 है तो यहाँ पे भी 1000 है, 800 800, 600 600, 400 400, 300 300। और ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छी चीज कही हुई है बेटा, जो वाजा रेक्टा जिस लूप ऑफ हेनले के पैरेलल है, उस वाजा रेक्टा में वो चीज चली जाती है। जैसे कि आपने यहां से पानी रीएब्सॉर्ब किया था कलेक्टिंग डक्ट में, तो इसको आपने कहां भेजा बेटा, इसके पैरेलल वाली वाजा रेक्टा में। तो इसको किसके साथ में एक्सचेंज किया, वाजा रेक्टा के साथ में एक्सचेंज किया। कौन सी वाजा रेक्टा के साथ में एक्सचेंज करोगे बेटा, जो वाजा रेक्टा इसके पैरेलल है यार, इसके अंदर तो नहीं भेजोगे ना यार। पानी तुमने डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से निकाला तो इंटरस्टिशियम से होते हुए कहां भेजा तुमने, इंटरस्टिशियम से होते हुए मैम असेंडिंग वाजा रेक्टा में भेजा। इसका भी अभी मैं तुम्हें बताती हूं एक बहुत प्यारी चीज। और मैम आपने असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से NaCl निकाला, इंटरस्टिशियम में NaCl था, और यहीं से NaCl को कहां भेज दिया, इसकी पैरेलल वाली वाजा रेक्टा से एक्सचेंज कर दिया आपने, करा कि नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैम, ये तो हमें ऑलरेडी पता था, ये तो आप ऑलरेडी बता चुके हो कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर वाटर, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट। यहां से पानी निकलता है, हाइपरटोनिक बन जाता है, यहां से इलेक्ट्रोलाइट निकलते हैं, हाइपोटोनिक बन जाता है। ऑब्वियसली मैम ये इसकी पैरेलल वाली वाजा रेक्टा में जा रहा है, ये इसके पैरेलल वाली वाजा रेक्टा में जा रहा है, ये तो मैम आपने ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्चुअल में ये इंटरस्टिशियम की ये जो ऑस्मोलैरिटी थी, ये NaCl और यूरिया से कैसे मेंटेन हुई और कहां से ये आया। अब समझो बेटा, देखो आप हमेशा अपने ब्लड की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हो, कैसे भी करते हो। आपने ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्यों किया, ताकि आप ब्लड का पीएच और आयनिक बैलेंस मेंटेन कर सको। उसको नहीं छेड़ सकते, उसकी ऑस्मोलैरिटी अगर छिड़ती भी है तो रेगुलेट कर लेते हो। कहीं से भी ऑस्मोलैरिटी ऊपर नीचे होती है तो आप उसको रेगुलेट करते हो, जो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में हम पढ़ेंगे। जो ब्लड आपके बेटा डिसेंडिंग वासा रेक्टा से आया था, उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी थी, 300 ऑस्मोलैरिटी थी। जैसे जैसे ये बेटा वाजा रेक्टा से ब्लड नीचे जा रहा है, बाहर की ऑस्मोलैरिटी कैसी है बेटा, बाहर की ऑस्मोलैरिटी 300 400 500 600 हाई ऑस्मोलैरिटी है। जैसे जैसे फिल्टर रेट आपका ब्लड जो नीचे जा रहा है ना, इसकी भी ऑस्मोलैरिटी आप देखोगे 1200 हो जाती है। मैम ये 1200 कैसे होती है, और 1200 वाला ब्लड तो आपके पास नहीं होना चाहिए मैम, उसकी ऑस्मोलैरिटी तो 300 थी तो 300 ही होना चाहिए। जैसे जैसे ये फिल्टर रेट नीचे जाता है, इसके अंदर ये NaCl जा रहा है, ठीक है ना। और वैसे भी बेटा देखो NaCl तो जा ही रहा है, और प्लस ये इंटरस्टिशियम में कुछ अमाउंट में, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, अलग कलर से बना देती हूं, ये इंटरस्टिशियम में पानी रिलीज कर देता है। ये पानी क्यों निकाल रहा है, यहां से पानी क्यों निकल जा रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग वासा रेक्टा से पानी क्यों निकल जा रहा है, क्योंकि 300 वाला आया था मैम, लेकिन जब ये नीचे गया ना तो बाहर की ऑस्मोलैरिटी 400 थी, 500 थी, 600 थी, तो इसमें से पानी निकल जा रहा है, सॉल्वेंट कम हो जा रहा है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। 300 से ये भी 400 हो रहा है, 500 हो रहा है, 600 हो रहा है, और भी ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, क्योंकि यहां से जो NaCl था वो इसके साथ में एक्सचेंज हो गया, NaCl 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 NaCl। तो ये जो ब्लड नीचे गया बेटा, इसकी ऑस्मोलैरिटी अगर आप देखोगे 1200 है, पर 1200 नहीं होती है, होती तो 300 ही है। कैसे, क्योंकि मैम ये जो असेंडिंग वाजा रेक्टा था, जहां पे आपने यहां पे 1200 ऑस्मोलैरिटी देखी, अब ये ब्लड जब ऊपर जा रहा है, ब्लड ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाते थे बाहर की ऑस्मोलैरिटी कैसी दिख रही है मैम, 1200 से 1000, 800, 600, 500, 400 दिख रही है। जैसे जैसे ये ब्लड बेटा ऊपर जा रहा है, यही असेंडिंग वाजा रेक्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो NaCl इसने अपने अंदर भर लिया था ना बेटा, जो नफरत इसने अपने अंदर भर ली थी, नफरत नहीं सॉल्ट ही भरा था, जो सॉल्ट इसने अपने अंदर भरा था ना बेटा, जिसकी वजह से इसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 हो गई थी, ये कहती है कि भाई इसको मुझे निकालना पड़ेगा, मेरी ऑस्मोलैरिटी नहीं छिड़नी चाहिए। असेंडिंग वाजा रेक्टा इंटरस्टिशियम में NaCl को रिटर्न बैक कर देता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, NaCl को ये इंटरस्टिशियम में धक्का मार के निकालता है कि तू जा,
जी ले अपनी जिंदगी NaCl। ये NaCl को बेटा इंटरस्टिशियम में रिलीज करेगा। देखो अब मेरी बात समझो, अगर यहां से सॉल्ट बाहर चला गया, NaCl बाहर चला गया, इलेक्ट्रोलाइट बाहर चला गया, तो इसका पर्पस भी सॉल्व हो रहा है, क्योंकि इसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 थी, अब ये ऊपर जा रहा है तो इसको 1000 बनना है, 800 बनना है, तो ये अपने अंदर से इलेक्ट्रोलाइट निकाल दे रहा है। और सेम बेटा 1200 से 1000, 800, 600, 400 करने के लिए पानी भी आ जा रहा है। अगर सॉल्वेंट ऐड हो रहा है तो भी इसकी ऑस्मोलैरिटी घटेगी, या तो सॉल्वेंट उसके अंदर ऐड कर दो तो भी ऑस्मोलैरिटी घटेगी, और या तो उसमें से मैम इलेक्ट्रोलाइट्स हटा दो। और ऑस्मोलैरिटी को कंसंट्रेशन के टर्म्स में समझ लो कि मुझे इसकी कंसंट्रेशन को ऊपर जाते जाते कम करना है, 1200 से वापस से 300 करना है, तो कंसंट्रेशन को कम करने के लिए क्या करता है, इसने जो अपने अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भरे थे, एक तो उसको निकाल देता है इंटरस्टिशियम में NaCl को, और प्लस बेटा ये जो डिसेंडिंग वाजा रेक्टा से पानी निकला था ना, ये पानी जो है ये असेंडिंग वाजा रेक्टा के अंदर चला जाता है। तो इंटरस्टिशियम में NaCl कहां से आता है, एक्चुअल में यहां से तो आता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, बट वो इंटरस्टिशियम से आपके डिसेंडिंग वाजा रेक्टा में मूव कर रहा है, और असेंडिंग वाजा रेक्टा उसको वापस से इंटरस्टिशियम में रिलीज कर देती है, कहती है कि तुम इंटरस्टिशियम में रुको, तुम इसकी हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करो। सो इट इज रिटर्न इन द इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग वाजा रेक्टा, रिमेंबर दैट। समझ में आ रही है बात? तो अब जब जैसे जैसे आपका ब्लड ऊपर जाएगा 1200 से 1000, 800, 600, 400, वापस से 300, वापस से 300, ऑस्मोलैरिटी आपने नहीं बदली भाई, ऑस्मोलैरिटी आपने कतई नहीं बदली। एक NaCl इसकी हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है बेटा, इंटरस्टिशियम की जो आपको हाई ऑस्मोलैरिटी इनर साइड पे दिखती है। और पता है कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, और अगर आप कंसेप्चुअली वैसे आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से ही समझाया, बट अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे याद रखने के लिए, देखोगे जिस वाजा रेक्टा के अंदर NaCl अंदर घुसा था ना, उसने स्पेस में पानी रिलीज किया, और जिस वाजा रेक्टा के अंदर बेटा पानी गया था ना, उसने NaCl को स्पेस में रिलीज किया। अपोजिट चीज, जिसके अंदर पानी जा रहा है वो NaCl को बाहर निकाल रहा है, और जिसके अंदर बेटा NaCl जा रहा है वो पानी को बाहर निकाल रहा है। समझ में आ रही है बात? लेकिन सिर्फ NaCl से ही इसकी हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन नहीं होती। मैम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कलेक्टिंग डक्ट से क्या रीअब्सॉर्ब होता है बेटा, यूरिया। Very important. This is the second substance that maintains the high osmolarity of interstitium. NaCl from the ascending vasa recta, नीट में पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन। NaCl इंटरस्टिशियम में रिटर्न कहां से आया, फ्रॉम द ascending vasa recta। यूरिया कहां से आता है, फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। तो स्मॉल अमाउंट में यूरिया बेटा यहाँ कलेक्टिंग डक्ट से भी आता है, लेकिन सारा का सारा यूरिया जो कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्सॉर्ब हुआ था वो इंटरस्टिशियम में नहीं रहता है। कुछ यूरिया इंटरस्टिशियम की हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है, और कुछ बेटा एनसीईआरटी देखोगे अभी मैं पढ़ाऊंगी भी, कुछ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से वापस से बेटा घूमता रहेगा। ये कुछ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर चला जाता है, फिर डीसीटी में जाता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। तो यूरिया जो होती है जो कलेक्टिंग डक्ट से एब्जॉर्ब की थी वो कुछ अमाउंट में इंटरस्टिशियम में रहती है, और कुछ बेटा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर चली जाती है। मैं आपको दिखाऊंगी। अब समझो मेरी बात। अभी देखो 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बचे हैं। ये तो आपने कुछ पढ़ा था जो मैंने आपको रिलेट करके बताया। बेटा कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है, अगर कलेक्टिंग डक्ट नहीं होती तो आप 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कैसे बनाते? क्योंकि यहां जो फिल्टर रेट था, मान लो अगर वो 300 का था, तो 300 से 1200 वाली यूरिन बन रही थी कि नहीं? अब 300 से 1200 की यूरिन बनाने के लिए यहां से लार्ज अमाउंट में पानी को रीअब्सॉर्ब करना था, वरना यूरिन कैसे कॉन्सेंट्रेटेड बनेगी 4 टाइम्स, नियरली 4 टाइम्स। अब यहां से पानी इतना इजीली क्यों निकल जाता है मैम? क्योंकि आपने बाहर की ऑस्मोलैरिटी को 300 से 1200 कर रखा है यूरिया और इस NaCl की वजह से। ये जो NaCl आपने असेंडिंग वाजा रेक्टा से बाहर निकाला था और ये जो यूरिया तुमने कलेक्टिंग डक्ट से बाहर निकाला था, इसने बाहर की ऑस्मोलैरिटी इतनी मेंटेन कर रखी थी कि हो ना हो पानी को यहां बाहर आना ही पड़ा। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इतनी इजीली यहां से, इसीलिए पानी का नेचर ही है बेटा रंग बदलू दल बदलू, है ना? तुम तो बहुत बढ़िया समझते होगे बेटा। तो पानी को दिखा कि भाई फायदे में रहने का है, नीचे जाते जाते 300, 400, 500, 600 बाहर दिख रही है मुझे ऑस्मोलैरिटी, हाई ऑस्मोलैरिटी अंदर की, ऑटोमेटिकली पानी 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 खींचा चला आता है। एंड दैट इज वाई वी से, पहली चीज हमने ये बोली कि अगर ये दोनों इतने करीब ना होते, इनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ना होती, तो फिर ये बेटा NaCl और यूरिया आपके इंटरस्टिशियम में रिलीज ही नहीं हो पाता, और तो फिर आपकी हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन ही नहीं हो पाती। तो हाई ऑस्मोलैरिटी इंटरस्टिशियम की मेंटेन हुई बिकॉज ऑफ दिस क्लोजनेस बिटवीन दीज टू।
और अगर हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन ना होती तो यूरिन भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता। ये पानी कैसे निकल रहा है बेटा इतनी इजीली, या यहां से बेटा पानी कैसे निकल रहा है इतनी इजीली? बिकॉज ऑफ दिस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। जितनी कहानी बताई है, अगर इसको पॉइंट्स में नहीं लिखोगे तो अभी तो तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, मुझे पता है, लेकिन रिवाइज करते वक्त में खास करके वो बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट जो 2 बार भी पढ़ रहे हैं, उनको भी जरूरी है कि सब चीजें लिख लिख के याद रखो, कंसेप्चुअली समझो, एट द सेम टाइम याद रखो, तुम्हें रिवाइज भी करना है। अभी 11वीं पढ़ रहे हो, फिर 12वीं पढ़ोगे, अभी तो बहुत मजा आएगा, शॉर्ट में लिख लेते हैं सब कुछ। हम मैक्सिमम चीजों को वैसे भी डायग्राम में या तो फ्लो चार्ट्स में ही लिखते हैं, बट स्टिल आई विल ऑलवेज सजेस्ट, उसमें फ्लो चार्ट्स में लिख रहे हो, फ्लो चार्ट्स में लिखना है, लिखने से भागना नहीं है। समझ में आ रही है बेटा बात? यस एवरीबॉडी। क्या इन पॉइंटर्स को एक बार ही लिखवा दूं मैं पहले आपको, पहले इन पॉइंटर्स को लिखवा दूं? यस, फिर आपको वापस से एक बारी मैं रिवाइज करा दूंगी। सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया? क्या सब लोगों ने बेटा इस चीज को नोट कर लिया है? यस, डन 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 डन। पहले सारे पॉइंटर्स आपको लिखवाती हूं, फिर इसमें से जो जो चीजें वापस से रिवाइज कराने वाली है बेटा, मैं वापस से इसको रिवाइज कराऊंगी, फिर एनसीईआरटी रीड करेंगे, फिर ही आगे के टॉपिक पे मूव करेंगे, ठीक है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है करीब, जैसे यू आर वेरी प्रॉक्सिमेट टू माई दिल, नो, या यू ऑल आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जेन्युइनली बता रही हूँ भाई, बेइज्जती करती हूँ वो अलग बात है, क्योंकि वो तुम डिजर्व करते हो, है ना, उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हो, लेकिन दिल के करीब हो ये भी मैं डिनाई नहीं कर सकती। आप सब कहीं ना कहीं मुझे बहुत इंस्पायर भी करते हो, आप सब कहीं ना कहीं मुझे बहुत मोटिवेट करते हो। सही बता रही हूँ? सही तो मैं बेटा बता ही रही हूँ। चलो चैट्स ऑफ कर रही हूँ और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिख रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखते हैं ताकि हमारी कोई पॉइंट्स छूटे ना। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है? यस इसके बारे में क्लास के एंड में बात करूंगी। एक दिन मैंने टेलीग्राम पे आपको कुछ मैसेज किया था, मैं कुछ सोच रही थी और मैंने सोचा जब बात दिल में आई है तो उसको बेटा बता देनी चाहिए बच्चों को। तो चलो क्लास के बाद बताते हैं, पहले क्लास कंप्लीट करते हैं, ठीक है? चलो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट लिखेंगे जो एनसीईआरटी का है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको हमेशा हेल्प करेगा, क्लोज प्रॉक्सिमिटी। वैसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं लिखना चाहिए, प्रॉक्सिमिटी का मतलब ही क्लोज होता है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी between loop of Henle and vasa recta and counter current between them helps in maintaining high osmolarity of interstitium, medullary interstitium, ठीक है? दूसरा मैंने आपको क्या बताया बेटा कि हाई ऑस्मोलैरिटी इज मेंटेन्ड बाय NaCl, दूसरा यूरिया। अब मैं आपको पहले एक्सचेंजेस बता देती हूँ फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही, कि वाटर रीअब्सॉर्ब किया फ्रॉम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एंटर्स असेंडिंग वाजा रेक्टा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको स्टार मार्क करेंगे, रिटर्न्स NaCl to the interstitium,
returns NaCl to the interstitium. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कि NaCl इंटरस्टिशियम में रिटर्न किसने किया, जिसकी वजह से बेटा हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो रही है. सो दिस इज बाय असेंडिंग वाजा रेक्टा. और दूसरा हमने लिखा था कि NaCl reabsorbed from ascending loop of Henle enters descending vasa recta. ये क्या करती है, रिलीजेस स्मॉल अमाउंट ऑफ H2O इन इंटरस्टिशियम. और हमने क्या लिखा था, कलेक्टिंग डक्ट. यूरिया रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट. अब इसमें 2 पॉइंटर्स हैं, सम रिटेन्ड इन इंटरस्टिशियम सम रिटेन्ड इन इंटरस्टिशियम. और ये भी क्या कर रही है, हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रही है बेटा. तो कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरिया आता है, कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरिया आता है, असेंडिंग वासा रेक्टा से वो NaCl रिटर्न होती है. ये भी क्या कर रही है, ये इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रही है, इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर रही है ये. ठीक है ना. एंड दूसरा सम goes back, goes or enters into ascending loop of Henle. And last point लिखेंगे, increasing osmolarity in medullary interstitium. एक दूसरे से रिलेटेड पॉइंट है. ऑस्मोलैरिटी को पहले किसने मेंटेन किया, इंटरस्टिशियम. फिर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हुई तो फिर कॉन्सेंट्रेशन हुई यूरिन की, है ना. इंटरस्टिशियम हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेटिंग यूरिन. पहले एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, आप पहले इसको लिखिए. मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, पहले आप इसको लिखिए, फिर मैं आपको एनसीईआरटी रीड कराऊंगी. सारे पॉइंटर्स कवर्ड है बेटा, बस इतना ही है, ऐसे ही फ्लो चार्ट में लिखना है. फिर मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी और फिर मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, फिर हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे. ठीक है ना. पहले डन 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 कर लो. टेक 2 मिनट्स टाइम. कोई बात नहीं बेटा, कई लोग जल्दी कर लेते हैं, कई लोग थोड़ा धीरे करते हैं. बेटा सारे पॉइंटर्स कवर्ड है. आपको अभी मैं एनसीईआरटी रीड कराऊंगी ना, एवरी पॉइंट इज कवर्ड, सारे पॉइंटर्स इसमें कवर्ड है. और अभी आप एनसीईआरटी को देख भी लेना, और जितने भी क्वेश्चंस होंगे यहीं से बनेंगे. ठीक है. तुम्हारी क्लास में कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं टाइम जाता है. अभी तो पढ़ाना स्टार्ट किया था, मुझे लग रहा है लैग हुआ था क्या, इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है कि कम है. हाँ, डन कर लिया बेटा सारे बच्चों ने. एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूं एक बारी, काउंटर करंट की एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूं एक बारी. बेटा सारे बच्चे एनसीईआरटी को खोलो. ठीक है ना, सारे बच्चे एनसीईआरटी एक बारी खोलो. देखो एनसीईआरटी कहती है मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, वी रियली नीड टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन. ठीक है.
द हेनलेज लूप एंड वाजा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस, ऑब्वियसली क्योंकि बेटा इसी की वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होती है। द फ्लो ऑफ फिल्टरेट इन द टू लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इन अपोजिट डायरेक्शन। जो फ्लो ऑफ ब्लड है आपके लूप ऑफ हेनले में, उन दोनों में बेटा फ्लो ऑफ जो ब्लड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल सही है। दस इट फॉर्म्स अ काउंटर करंट। हाँ, और सिर्फ काउंटर करंट इसमें नहीं होता, काउंटर करंट बेटा ब्लड वेजल्स में भी, वाजा रेक्टा में भी होता है, वाजा रेक्टा और बेटा लूप ऑफ हेनले में भी होता है, ठीक है ना। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वाजा रेक्टा इज ऑल्सो इन द काउंटर करंट एंड वाजा रेक्टा एंड द पैरेलल लूप ऑफ हेनले इज ऑल्सो काउंटर करंट, ठीक है। द प्रॉक्सिमिटी, देखा क्लोज प्रॉक्सिमिटी इज अ रॉन्ग इंग्लिश बेटा, बट किसको बता रही हूं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं लिखना चाहिए, प्रॉक्सिमिटी मतलब ही क्लोज होता है, ठीक है ना। Proximity between Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them helps in maintaining the increasing osmolarity in the inner medullary interstitium। देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ये लाइंस आती हैं, स्टेटमेंट बेस्ड मुश्किल से शायद 2-3 ही सवाल आए, बट 2-3 सवाल मतलब 8 से 12 नंबर होंगे ना, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक बार में आप क्लिक कर जाते हो, एक क्लिक मतलब एक बार में टिक कर दोगे अगर एनसीईआरटी पढ़ी हुई होती है, ठीक है ना। अब बोला इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है, 300 से 300 इन द कॉर्टेक्स टू 1200 इन द इनर मेड्यूला। अब बोला कि इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए इन दोनों को करीब आना चाहिए था, पास होना चाहिए था। फिर ये बोला कि दिस ग्रेडियंट इज मेनली मेंटेन्ड या कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। अब बोला है NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले व्हिच इज एक्सचेंज्ड विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। जो NaCl ट्रांसपोर्ट हुआ था, जो NaCl ट्रांसपोर्ट हुआ था फ्रॉम द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज एक्सचेंज्ड, यहां एक्सचेंज हो गया ना, किसके साथ में, जो इसके पैरेलल वाजा रेक्टा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वाजा रेक्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta। और यही बेटा जो एक्सचेंज हुआ था उसके बाद जो ascending vasa recta से जो ब्लड ऊपर जा रही थी उसने इसको रिटर्न कर दिया कि जी ले अपनी जिंदगी बाहर, ठीक है ना। यस, आगे देखो, सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर्स द थिन सेगमेंट ऑफ ascending loop of Henle। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्सॉर्ब हुई थी, कुछ तो इंटरस्टिशियम में रुकी थी ताकि बेटा इंटरस्टिशियम की हाई ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सके, और कुछ बेटा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर चली गई थी थिन पोर्शन से, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिख भी लो थिन, नहीं तो कहोगे कि मैम थिन आपने नहीं लिखवाया है, अरे भाई थिन लिख ले भाई तू, ठीक है। कहाँ है, कहाँ है ये एंटर्स टू असेंडिंग थिन, थिन लिख ले भाई, थिन लिख ले, ठीक है, नहीं तो अभी रोएंगे कुछ बच्चे। आगे देखो बेटा, in the thin segment of ascending limb of Henle which is transported back to the interstitium by the collecting tubule। बोला कि small amount of urea by the ascending portion of, कहाँ है, small amount of urea enters the thin segment of ascending loop of Henle। ये जो यूरिया दिख रही है कुछ तो असेंडिंग, और बेटा ये घूमती रहती है, कलेक्टिंग डक्ट से निकली, इंटरस्टिशियम में रुकी, असेंडिंग में गई, डिस्सीटी में गई, फिर से कलेक्टिंग डक्ट में गई, ठीक है ना। The above described transport of substances facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta is called counter current mechanism। यही जो ऊपर हो रहा है इसे counter current mechanism कहते हैं, and this mechanism helps to maintain the concentration gradient। क्या है NCERT की कुछ लाइन मुझे लग रहा है कि छूटी हुई है, एक बार मैं NCERT को बेटा देख लेती हूँ भाई, चैट्स ऑफ कर रही हूँ मैं, ठीक है ना, रुको। NCERT excretion helps to maintain concentration gradient in the medullary interstitium। फिर बोला है presence of such interstitial gradient help in an easy passage of water from the collecting tubule and thereby concentrating the filtrate। इस पॉइंट को मैं लिखवा भी देती हूँ, ह्यूमन कैन प्रोड्यूस नियरली 4 times concentrated urine than the initial filtrate form। क्या मैंने आपको बात यही एग्जैक्टली बताई है बेटा, अगर तुम्हारा ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता, मान लो ये यूरिया और NaCl बेटा इंटरस्टिशियम में नहीं होते, तो ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से बेटा रीअब्सॉर्ब कर रहे हो, यहां से जो इतने अमाउंट में पानी को रीअब्सॉर्ब कर पा रहे हो, ये इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि यहां तो फिल्टर रेट 300 वाला आया था, लेकिन ये जो है इतनी आसानी से कलेक्टिंग डक्ट से चला गया, 300 से फिल्टर रेट अगेन 1200 बन गया, क्योंकि आपने इतनी हाई ऑस्मोलैरिटी इंटरस्टिशियम की मेंटेन की हुई थी। क्विक रिवीजन करा दे रही हूं, लास्ट ये वाला पॉइंट भी लिखवा दूंगी।
बिल्कुल अब बेटा क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को होना चाहिए। मैम देखो काउंटर करने का मतलब होता है अपोजिट फ्लो, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, काउंटर, समाप्ति एक्सप्रेस चला रही हूँ। काउंटर हो गया लूप ऑफ हेनले में, वाजा रेक्टा में भी काउंटर होता है, डिसेंडिंग वाजा रेक्टा में ब्लड नीचे, असेंडिंग वाजा रेक्टा में ब्लड ऊपर, ये दूसरा काउंटर है। और तीसरा काउंटर होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्टरेट नीचे, असेंडिंग वाजा रेक्टा में ब्लड ऊपर, इन दोनों के बीच में काउंटर और इन दोनों के बीच में काउंटर। आपके मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम अगर अंदर जाते जाओगे ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, कॉर्टेक्स में 300 है, फिर 400, 500, 600, अंदर जाते जाते हाईएस्ट इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी होती है 1200। कौन मेंटेन करता है? NaCl और यूरिया। ये मेंटेन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपकी वाजा रेक्टा और आपकी लूप ऑफ हेनले करीब है। अगर ये मेंटेन नहीं होते, हाई ऑस्मोलैरिटी नहीं होती, तो यूरिन भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता। मैम ये NaCl और यूरिया कहां से आ रहे होते हैं, इसी को समझते हैं। मैम जो हमारे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से पानी निकला था, वो पानी एक्सचेंज हो जाता है किसके साथ में? मैम असेंडिंग वाजा रेक्टा के साथ में। और जो मैम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से हमारा NaCl निकला था, वो एक्सचेंज हो जाता है डिसेंडिंग वाजा रेक्टा के साथ में। मैम जो डिसेंडिंग वाजा रेक्टा में ब्लड नीचे जा रहा था वो 300 से शुरू हुआ था, जब इसके अंदर NaCl जा रहा है, बेटा जब ये नीचे जा रहा है ब्लड, तो बाहर की ऑस्मोलैरिटी कितनी है? 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। लेकिन ये 300 से चालू हुआ, तो ऑटोमेटिकली मैम ये जब नीचे जाता जाता है, तो इसमें से एक तो कुछ अमाउंट में पानी निकल गया ताकि इसकी ऑस्मोलैरिटी नीचे जाते जाते बढ़े, तो कुछ तो इसने वाटर इंटरस्टिशियम में रिलीज किया। और एट द सेम टाइम इसके अंदर क्या जा रहा है बेटा? आपके जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से NaCl निकला था वो इसके अंदर जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर जाएगा, तो ये 300 से 400 से 500 से 600 से 1200 बन जाता है। लेकिन आपकी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी ऐसे चेंज नहीं होती। तो इसने जो अपने अंदर इतना सारा बेटा डिसेंडिंग वाजा रेक्टा के अंदर NaCl भरा था, जैसे ही असेंडिंग में जाता है, तो असेंडिंग वाजा रेक्टा में ऊपर जाते जाते अब ये 1200 से फिर से 300 बनना है इसको, तो असेंडिंग वाजा रेक्टा NaCl को रिटर्न कर देती है इनटू द इंटरस्टिशियम, द फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट दैट मेंटेन्स द हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द इंटरस्टिशियम। और ऊपर जाते जाते एक तो ये NaCl रिलीज कर ही रही है, साथ में इसके अंदर पानी जा रहा है, तो पानी बढ़ा रहे हो तो 1200 से 1000 से 800 से 600, ऊपर जाते जाते 300 ऑस्मोलैरिटी कर देते हो, सेम ऑस्मोलैरिटी हो जाती है। ठीक है, डन 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 हो गया, तो थम्स अप दे दो बेटा। अब मैं आगे बढ़ रही हूं, एक लाइन और लिखवा देती हूं कि दिस, उसी में लास्ट पॉइंट लिख लो, इंक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी, क्लास के बीच में भी एक समाप्ति एक्सप्रेस हो गया, इन इंटरस्टिशियम, इंक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी इन इंटरस्टिशियम, इसकी वजह से क्या होगा बेटा? इन इंटरस्टिशियम, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी इन इंटरस्टिशियम हेल्प्स इन concentrating the urine, concentrating the urine helps in concentrating the urine by reabsorption of large amount of water, large amount of पानी via collecting duct, via collecting duct 4 times आपकी यूरिन कॉन्सेंट्रेट होती है, 300 से चालू करते हो 1200 की बन जाती है। दैट्स इट। बढ़िया, रिवाइज भी हो गया बेटा। मैंने लिख लिया था क्या? लिखाया तो है, कहाँ लिखा है? इंक्रीज हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेटिंग द यूरिन। अच्छा ठीक है ठीक है, एक काम करो, वही पॉइंट में ना हेल्प्स इन कॉन्सेंट्रेटिंग द यूरिन में साइड में लिख लो ना कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प कर रही है, तो ये वाला पॉइंट ऐड कर लो, ये कंसंट्रेटिंग द यूरिन, यहां से ये वाला पॉइंट ऐड कर लो, बाय। ठीक है ना? ठीक है ऑलरेडी ओके बाय भाई, ठीक है, ये ऐसे कर लो ना, बाय, एरो लगा के यहां, उसके आगे एरो लगा के कंटिन्यू करके। करती कैसे है? क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट से आप खूब सारा पानी रीअब्सॉर्ब कर देते हो। ग्रेट, बढ़िया, ओके जी। अब बेटा देखो, कई लोगों को, मैंने भी बहुत सारा पानी पी लिया है वैसे तो, और टॉपिक भी हम पढ़ने वाले हैं बेटा। देखो ये मिक्चुरेशन बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है। व्हाट इज मिक्चुरेशन मैम? मिक्चुरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। कितने लोगों का ब्लैडर भरा हुआ होगा यहाँ पे क्लास में पढ़ते पढ़ते? मैम ब्लैडर तो बहुत सारा भर गया है। हमारी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है, स्ट्रेच कर सकती है, डेट्रियूसर मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं जो यूरिनेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारी ब्लैडर के अंदर बेटा यूरिन भर चुकी है, एक टाइम आएगा बेटा, कब तक इंसान कंट्रोल करेगा? एक समय आएगा बेटा जब हमें अब
जाना ही पड़ेगा, लेकिन क्लास के बाद जाना, ओके। जैसे ही आपकी मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिन, यूरिनेशन। भाई सबसे पहले मैं लिख देती हूँ, मिक्चुरेशन मीन्स व्हाट, मीन्स द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, ओके गाइज। अब सिंपल सा एक डायग्राम बनाएंगे बेटा। ब्लैडर के अंदर यूरिन भरा, ब्लैडर में होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, वो एक्टिवेट होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स अगर ना हो तो भैया दुख दर्द समस्या हो जाएगी, क्योंकि सिग्नल्स ही नहीं जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जैसे ही बेटा आपकी ब्लैडर के अंदर यूरिन भर गया, देखो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं मी 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 मी, अरे गाइज व्हाटएवर, देखो जितना ज्यादा बोलोगे और जितना ज्यादा सोचोगे पता नहीं क्या है, उतनी ही बेटा आपको मन करेगा कि चला जाऊं। और यूजुअली पता है ऐसा कैसे होता है, जब रात में आप ना बेटा, अभी लोग रात में पानी पी के ही सोएंगे बेटा, ऑब्वियसली डिहाइड्रेट करके तो सोओगे नहीं। और खास करके मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे आप बेटा सोने जाते हो ना, खूब सारा पानी पी के, आपको मतलब जैसे आपको नींद आने वाली होती है ना, उसी टाइम पे आपके स्ट्रेस रिसेप्टर्स बड़े एक्टिवेट हो जाते हैं, कहते हैं कि अब तुझे जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब इट्स सच अ वियर्ड सिचुएशन। पता क्यों होती है, देखो अगर उठे तो नींद टूट जाएगी, अगर नहीं उठे तो इस स्ट्रेस में नींद ही नहीं आएगी कि भाई कहीं रात में ना आ जाए, ठीक है। प्रैक्टिकल चीज है यार, सही में होता है कि नहीं होता है। अगर आप नहीं उठे तो आपको स्ट्रेस में ही नींद नहीं आ रही होगी कि कहीं यार बाद में, इस चक्कर में 10 मिनट और बर्बाद हो जाते हैं, सो भी नहीं रहे हो। और नहीं जाओगे तो भाई है ना, और चले गए तो क्या बोलते हैं, नींद वैसे ही टूट जाती है। सच अ वियर्ड सिचुएशन। बट कमिंग बैक टू द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, है ना। तो यूरिनेशन में क्या होता है, बनाना है बेटा, इसको नॉर्मल पोर्ट्रेट में बना सकते हो, छोटा सा एक, लेकिन थोड़ी चौड़ी नोटबुक होनी चाहिए। तो यूरिनेशन में होता क्या है, ये आपका ब्लैडर है और ये आपकी यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में दरवाजे लगे होते हैं, यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स होते हैं, है ना। सो दिस इज द ब्लैडर। ब्लैडर को थोड़ा और डार्क किया जाए बेटा, अरे भाई, अरे यार एक काम करती हूँ, मिटा के डार्क बनाती हूँ, ठीक है। दिस इज द ब्लैडर। अब मैं कह रही हूँ मैम, ब्लैडर में हमारे पास ना स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, ब्लैडर में यूरिन भर रहा है और आप जा नहीं रहे हैं, बट एक टाइम के बाद जाना ही पड़ेगा। ये हमारे बेटा ब्लैडर है और मैं ये लिख रही हूँ, ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा में ऐसे दरवाजे हैं, मान लो इन दरवाजों को हम बोलते हैं स्फिंक्टर्स, ठीक है ना, यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स, दीज आर लाइक डोर्स। सो व्हेन योर ब्लैडर गेट्स फिल्ड विद द यूरिन ना, जब यहाँ पे यूरिन भर गया मैम, तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और ये स्ट्रेच रिसेप्टर सिग्नल भेजते हैं आपको, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, कि भैया अब यूरिनेशन करने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे पहले तो मैं लिख दे रही हूँ, दीज आर, बनाओ इसको बेटा बनाओ, और बनाते बनाते आप समझ भी सकते हो क्योंकि इट्स क्वाइट इजी। STRETCH, these are the stretch receptors, these are present in the wall of urinary bladder, okay, this is the wall of urinary bladder, wall of urinary bladder। जैसे ही ये भर जाता है ना सपोलो, तो ये सिग्नल भेजता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, दिस इज द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो यहां से बेटा क्या सिग्नल जाता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, कौन सिग्नल भेजती है बेटा, सिग्नल्स कौन लेके जाती है बेटा, सेंसरी न्यूरॉन्स या सेंसरी नर्व्स हमेशा सिग्नल लेके जाती है नर्वस सिस्टम से, और जो मोटर नर्व्स होती हैं या इफेक्टर नर्व्स होती हैं वो सिग्नल को वापस लेके आती हैं। तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स, अब ये स्टेप बाय स्टेप लिखो बेटा। नंबर 1 हम लिख रहे हैं यूरिन फील्ड, लिखते जाओ बेटा, स्पैमिंग करने से अच्छा है लिखो, जिंदगी में बेटा अच्छा भी कर लिया करो। यूरिन फील्ड, रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड, अब यहां से क्या होगा मैम, यहां से मैम सिग्नल जाएगा किधर को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस इज योर CNS। नंबर 2 में कह रही हूं सिग्नल गोज वाया सेंसरी न्यूरॉन, वाया सेंसरी न्यूरॉन, ओके जी, दिस इज सेंसरी न्यूरॉन। इसको पता चल गया यूरिनेशन कराने की जरूरत है। अब बेटा यहाँ से मोटर न्यूरॉन्स होगी जो इन्फॉर्मेशन को लेके आएगी, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी, एक इन्फॉर्मेशन यूरेथ्रा के स्फिंक्टर्स के पास आएगी।
दिस इज द मोटर न्यूरॉन। बोर्ड को तो बेटा लगता है कभी जिंदगी में बेटा ये शांत नहीं होगा। दिस इज मोटर न्यूरॉन। अरे यार, ठीक है। और ये क्या था बेटा? ये था आपकी सेंसरी न्यूरॉन, जो सिग्नल को लेके जा रही है, दैट इज सेंसरी। दिस इज सेंसरी न्यूरॉन। न्यूरॉन का यू अलग हो गया। अब मैं तीसरा स्टेप लिख रही हूं, सिग्नल्स दी सिग्नल गोज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिग्नल रिटर्न किससे आएगा? सिग्नल रिटर्न्स टू ब्लैडर वाया मोटर न्यूरॉन। और सिग्नल कहां कहां आएगा? एक ब्लैडर एंड रुको, रिटर्न्स वाया, एक सेकेंड, सिग्नल रिटर्न्स वाया मोटर न्यूरॉन। दो जगह पे सिग्नल आता है, एक आता है आपके ब्लैडर के पास, एक आता है आपके स्फिंक्टर्स के पास। तो एक आता है आपके ब्लैडर के पास, ब्लैडर में स्मूथ मसल्स होती हैं, एक तो उसके पास सिग्नल आता है। एक आता है आपके यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स के पास। यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स क्या है बेटा? डोर्स की तरह काम कर रहे हैं, दरवाजे की तरह काम कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? यस यार, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी तैयारी है, सीरियसनेस है ये तुम्हारी? हाँ, एक बार बेटा तुम लोगों को ना चैट्स बंद करके पढ़ाना चाहिए। क्यों तुम लोग बेटा ऐसे करते हो यार? क्यों जाते जाते मन दुखाते हो तुम लोग? मतलब मुझे इसीलिए दुखता है मन, क्योंकि मुझे लगता है कि क्या सीरियसनेस है यार, कोई सीरियसनेस नहीं है। ये यूरेथ्रा के स्फिंक्टर्स है, ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स हैं। स्फिंक्टर्स आर लाइक डोर, जब तक इन दरवाजों को खोलेंगे नहीं तब तक यूरिन बाहर नहीं आएगा। जैसे ही बेटा यूरिन भर जाता है, ब्लैडर इज फिल्ड विद द यूरिन, stretch receptors are activated, they will send signal to your central nervous system. Central nervous system से सिग्नल वापस आता है via motor neurons. मोटर न्यूरॉन्स बेटा दो जगह पे सिग्नल को रिटर्न करती है, एक यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लैडर के मसल्स को रिटर्न इंफॉर्मेशन देती है, एक यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स को इंफॉर्मेशन देती है। देखो, यूरिनेशन कराने के लिए ब्लैडर इज लाइक अ बलून, तो ब्लैडर की मसल्स को करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट। यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स होती है डेट्रूसर मसल्स, डेट्रूसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो यूरिन बाहर आएगा, डेट्रूशन ऑफ यूरिन। लेकिन स्फिंक्टर्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, स्फिंक्टर्स होती है रिलैक्स। दरवाजे रिलैक्स होंगे तो खुलेंगे, दरवाजे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बंद हो जाएंगे। रिलैक्स होंगे तो खुलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बंद हो जाएंगे। तो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, बट जो स्फिंक्टर्स होते हैं यूरेथ्रा के वो रिलैक्स होते हैं, तभी वो ओपन होते हैं। समझ में आ रही है? तो ये मोटर न्यूरॉन्स बेटा क्या करती है? इंफॉर्मेशन लेके आती है ब्लैडर में और बेटा यूरेथ्रल स्फिंक्टर में, जिससे यूरिनेशन हो जाती है। गॉट इट? तो ब्लैडर में मैं लिखूंगी डेट्रूसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, और स्फिंक्टर में मैं लिखूंगी रिलैक्स, और इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगी? मिक्चुरेशन। इसे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं, क्योंकि सिग्नल पहले गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां से सिग्नल वापस आया, तो इसे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है। एंड दिस इज सिंपली बेटा यूरिनेशन, दैट्स इट, कुछ नहीं है इसमें। डन कर लो बेटा फटाफट, मैं किसी को ब्लॉक नहीं कर रही बेटा, मैं तुम्हारे चैट्स को ही ऑफ कर दे रही हूँ। पहले तुम इसे डन करो, फिर मैं चैट्स ऑफ कर रही हूँ। देखो, अपना बेटा फ्यूचर है, अपना करियर है, आप कैसे बनाना चाहते हैं अपने आप को, कैसे फ्यूचर में देखना चाहते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ बेटा वो आपके आज पे डिपेंड करता है, वो आपके आज पर निर्भर करता है। आज में किए हुए आप जिस तरीके से आप बेटा बिहेव करेंगे, जिस तरीके से आप चीजों को करेंगे, दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर, आई एम टेलिंग यू। देन डोंट ब्लेम योर टाइम कि समय खराब था, डोंट ब्लेम द लक। आज के लिए हुए डिसीजंस बेटा आपके फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, अच्छा होगा बुरा होगा। ठीक है, समय बर्बाद करते जाओ, एक टाइम के बाद रियलाइजेशन हो, अरे यार मैंने क्यों ड्रॉप लिया था, ताकि मैं अच्छे से तैयारी कर पाऊं। सिलेक्शन होना या ना होना बाद की बात है, बट मेहनत ना करना आज के डेट में, यह आपकी खुद की चॉइस है। अगर आपने नहीं की मेहनत तो बेटा फिर आप एक्सक्यूजेस देते रहिए और देते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। कुछ अच्छा नहीं करोगे, जीवन में कुछ नहीं बनोगे, कोई नहीं रहेगा बेटा। जो तुमसे भी यहाँ पे बात करे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि कोई बात करना ही नहीं चाहता बेटा। जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ये बुरी लग सकती है बातें, बट ये रियलिटी है,
कोई नहीं बात करना चाहता जीवन में ऐसे लोगों से जिन्होंने कुछ नहीं किया है ना। एक टाइम के बाद तो अपने भी नहीं करते हैं यार, नहीं करते हैं, कहते हैं इसने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं, मेहनत ही नहीं की। डोंट बिकम वन बेटा, डोंट बिकम लाइक दैट। मैं कहती हूँ सिलेक्शन ना सिलेक्शन बाद की बात है, वो बाद की बात है। प्रेजेंट में बेटा आज के टाइम पे जो कर रहे हो वो तो आपके हाथ में है ना यार, वो तो आपके हाथ में, वो कैसे कर रहे हो यूटिलाइज वो आप देखो। सारे बच्चों ने डन कर लिया, वेरी इजी। ब्लैडर में बेटा यूरिन भरा था, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए थे, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल मिला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को लेके आई, ब्लैडर के पास लेके आई, तो आपकी ब्लैडर ने जो है बेटा क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, उसकी मसल्स, डेट्रूसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, स्फिंक्टर्स जो होती हैं बेटा वो रिलैक्स करती हैं, स्फिंक्टर्स आर लाइक दरवाजा, डोर, वो रिलैक्स करती है, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूरिनेशन हो जाती है। डन एवरीबॉडी, ओके, डन एवरीबॉडी। आगे एक बारी बेटा हम यूरिन की कॉम्पोजिशन करते हैं। चैट्स ऑफ कर देती हूं, मेरे को जितना पढ़ाना है एटलीस्ट बेटा मैं वो आपको शिद्दत से आराम से पढ़ा पाऊं, ठीक है ना, बिना स्पैमिंग के। मैम यूरिनेशन तो हो गई, अगर हम यूरिन की कॉम्पोजिशन की बात करें, यूरिन की कॉम्पोजिशन की बात करें तो मैम यूरिन में क्या क्या होता है, यूरिन का पीएच क्या होता है, यूरिन का कलर क्या होता है। तो मैम अगर हम यूरिन की बात करें तो ये तो हम पढ़ चुके हैं ना बेटा, 99% तो फिल्टरेट रीएब्सॉर्ब हो जाती है, बट यूरिन हम पर डे 1 to 1.5 लीटर पर डे यूरिन रिलीज होता है, ये बात तो पता है ना बेटा। मैम पीएच इसका होता है स्लाइटली एसिडिक, अप्रोक्सीमेटली 6, इट इज स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, पीएच इज स्लाइटली एसिडिक। और बेटा पीएच एसिडिक होगा भी ना, इतना सारा उसके अंदर बेटा तुमने हाइड्रोजन 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 सिक्रीट किया, तुमने खुद सोचो ना, तुमने पीसीटी से भी बेटा हाइड्रोजन सिक्रीट कर दिया फिल्टरेट में, तुमने डीसीटी से भी बेटा हाइड्रोजन सिक्रीट कर दिया, तुमने कलेक्टिंग डक्ट से भी हाइड्रोजन सिक्रीट कर दिया, हाइड्रोजन विल मेक इट स्लाइटली एसिडिक। कलर को तुम कहते हो कि इट इज स्लाइटली येलोइश, स्लाइटली येलोइश, और ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। यूरोक्रोम इज एक्चुअली आप लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ बाइल पिगमेंट्स। बिलीरुबिन बिलीवर्डिन होते हैं ना जो आपके फीकल मैटर को कलर देते हैं, जो आपके बाइल पिगमेंट्स आर व्हाट, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन, जो आपके फीकल मैटर स्टूल्स का कलर जो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द बाइल पिगमेंट्स, उसी का डेरिवेटिव होता है यूरोक्रोम। इसी यूरोक्रोम की वजह से द यूरिन इज स्लाइटली येलोइश। ये अतिरिक्त ज्ञान है, याद रख सकते हो, स्लाइटली येलोइश। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो इसमें से निकलता ही है, अप्रोक्सीमेटली यूरिया निकलता है 25 से 25 to 30 ग्राम यूरिया एलिमिनेटेड बेटा पर डे, एलिमिनेटेड पर डे, ठीक है। इसके अलावा देखो एबनॉर्मल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं यूरिन में, एबनॉर्मल कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं जो शायद नहीं आने चाहिए थे। अब एबनॉर्मल कंपोनेंट्स में मैम नॉर्मली तो मैम ना WBC बाहर आ रही है, ना ब्लड बाहर आ रहा है ओवरऑल, है ना ग्लूकोज बाहर आ रहा है, ना प्रोटीन बाहर आ रही है, लेकिन एबनॉर्मल कॉम्पोजिशन में आप देखते हो जैसे कि बेटा ग्लूकोज बाहर आने लगता है, ग्लूकोज इन यूरिन, इसे कहा जाता है ग्लाइकोस्यूरिया, 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 ग्लूकोज इन द यूरिन। बेटा मैंने आपको बताया था ना पर 100 ml ऑफ ब्लड आपकी ग्लूकोज होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 100 के अराउंड, ठीक है ना। लेकिन जब बेटा आपकी ग्लूकोज का आपने बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर लिया, ग्लूकोज बियॉन्ड लेवल, आप सबकी थ्रेशोल्ड होती है, आप बियॉन्ड थ्रेशोल्ड चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जब बियॉन्ड लेवल आपकी बॉडी में ग्लूकोज होगा तो ऑफ कोर्स वो एलिमिनेट होगा यूरिन से, ग्लाइकोसूरिया। एंड इनफैक्ट बेटा अगर कीटोन बॉडीज यूरिया में दिखती है ना, कीटोन इन यूरिन, कीटोन इन यूरिन, कीटोन बॉडीज, इसे कीटोन यूरिया कहते हैं। कीटोन बॉडीज अगर आपको यूरिन में दिखती है जिसे कीटोन यूरिया कहते हैं, ये दोनों इंडिकेटिव होती है, इंडिकेटिव ऑफ
इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, दे आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। इसका कॉन्सेप्ट बता दूं आपको थोड़ा सा, बिल्कुल बताऊंगी, पूछ नहीं रही हूं, बताऊंगी। ग्लूकोज तो आपको समझ में फिर भी आता है, बट कीटोन बॉडीज का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊंगी, यहां नहीं बता रही हूं बेटा। इसके अलावा भी एबनॉर्मल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स इन यूरिया, ये भी एबनॉर्मल है। प्रोटीन इन यूरिया नहीं, सॉरी, प्रोटीन इन यूरिन, ये पढ़ तो एल्बुमिनेरिया कहते हैं, एल्बुमिनेरिया, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। अगर आपकी फिल्टरेशन मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाए, जब मैं डिसऑर्डर्स पढ़ाऊंगी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो प्रोटीन्स में फिल्टर होने लग जाएंगे। अगर ब्लड यूरिन में आ जा रहा है, हेमाटूरिया, ब्लड इन यूरिन, ये भी एबनॉर्मल है, हेमाटूरिया, हेमाटूरिया। अगर बेटा आपका पस निकल रहा है यूरिन में से, पस इन यूरिन, पस क्या होता है, डेड डब्ल्यूबीसीज होती है, इसे पाई यूरिया कहते हैं, पाई यूरिया कहते हैं, बस दैट्स इट। बस मैं थोड़ा सा आपको ना ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोन यूरिया की एक्सप्लेनेशन दूंगी, आपकी मर्जी है, आपको नोट करना है तो कीजिए, आपको नहीं नोट करना है आप मत कीजिए, थोड़ा अतिरिक्त ज्ञान है ये, लेकिन ये इसके कंसेप्ट के लिए है। ग्लूकोज तो फिर भी बच्चों को समझ में आता है कि ग्लूकोज क्यों यूरिन में से निकल रहा है डायबिटीज के केस में, कीटोन क्यों रिलीज हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझा दूंगी। बाकी ये एबनॉर्मल कॉम्पोजिशन है, अगर नॉर्मली ये नहीं निकलती है, लेकिन ये अगर बीमारी है तो निकल रही है, जैसे डायबिटीज मेलाइटस का इंडिकेटिव है, प्रोटीन आ रहा है, यूजुअली प्रोटीन फिल्टर नहीं होता है, ब्लड अगर आ रहा है, ठीक है ना, और पस निकल रहा है। अब कल की क्लास के लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है, तो पहले आप ये नोट करो, और फिर जिसको बाय बस करो, कार करो, मेट्रो करो, जो करना है करो बेटा, ठीक है ना, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। डन डनाडन डन कर लिया है, समझाती हूँ थोड़ा सा मैं। जैसे बेटा बॉडी में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करना, इंसुलिन और ग्लूकागॉन मिलके कर रहे होते हैं पैंक्रियास के, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन जो होते हैं बेटा वो कर रहे होते हैं मिल के ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट, ठीक है। अब किसी भी कारण से, वैसे तो डायबिटीज भी बहुत सारे टाइप की होती है, लेकिन मैं इंसुलिन से रिलेटेड बता रही हूँ कि मान लो कि किसी भी कारण से तुम्हारी बॉडी में इंसुलिन की प्रॉब्लम हो गई है, तो अब इंसुलिन का काम होता है ब्लड से ग्लूकोज को कम करना। थोड़ा सा समझा दे रही हूँ, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत 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 तगड़ा कॉन्सेप्ट। 4 बजे से क्लास है, कोई बात नहीं बेटा, अगर 3:30 से भी क्लास होती और मैं 3:15 से पढ़ा रही होती तो भी आपको पढ़ना चाहिए था बेटा। और आपको बाय करना है, बिल्कुल जा सकते हैं। ऑनलाइन क्लास की सबसे बेहतरीन बात है कि आपको जब मन करे आप क्लास को बेटा छोड़ के बाय बाय कर सकते हो, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डायबिटीज मेलाइटस का मैं बता दे रही हूँ कि कीटोन बॉडीज क्यों दिखती है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ दैट डायबिटीज मेलाइटस इज दैट मैम बॉडी में ना एक हार्मोन होता है इंसुलिन, इंसुलिन को हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं, ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को ना बेटा कम करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये कम करने के काम आता है। पर ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कैसे करता है बेटा, ये एक्चुअल में आपके ब्लड में, और ये ना केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है ना वहां पे भी हम इस चीज को पढ़ेंगे, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ये आपके सेल्स है, इसे कहते हैं, इंसुलिन को कहते हैं, इंसुलिन प्रमोट्स द सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, इंसुलिन प्रमोट्स सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। एक्चुअल में ना बेटा आपके ब्लड में मान लो ये ग्लूकोज है, अच्छा ग्लूकोज क्यों चाहिए, सपोलो क्यों चाहिए ग्लूकोज, क्यों चाहिए, नहीं होता ग्लूकोज तो क्या दिक्कत थी, ग्लूकोज क्यों चाहिए होता है भाई, एनर्जी के लिए ना। ये आपका ब्लड है, ये आपकी ग्लूकोज है, और ये आपकी बेटा सेल है। सेल्स को जिंदा रहना है, सेल्स को जिंदा रहना है तो सेल्स को बेटा ये ग्लूकोज पहुंचाना पड़ेगा, सेल्स को इनका यूटिलाइजेशन कराना पड़ेगा, और इस यूटिलाइजेशन के लिए इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है। इंसुलिन इनको क्या करता है ना बेटा, ब्लड में से ग्लूकोज को उठा उठा के, ब्लड में से ग्लूकोज को उठा उठा के सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन आखिर कब तक तुम स्पैम करोगे, कब तक मैं सहती रहूंगी बेटा, कब तक, आखिर एक लेवल के बाद बेटा इंसुलिन भी कहता है अब भैया बहुत हो गया। वैसे बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना, बहुत सारी टाइप की डायबिटीज होती है वैसे तो, और डायबिटीज मेलाइटिस में भी टाइप 1 टाइप 2 होती है। अभी के लिए आप ऐसे समझो, इंसुलिन का काम था ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करना, तो ये ब्लड से ग्लूकोज कम कैसे करती है, सेल्स तक भेजती है, सेल्स तक भेजती है ताकि सेल्स बेटा इसको यूज करें और सेल्स एनर्जी बनाएं। अब मैम मान लो किसी भी कारण से हमारे पास अगर इंसुलिन नहीं है,
मान लो किसी भी कारण से इंसुलिन नहीं है या इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा, तो क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा? और मान लो तुम्हारे ब्लड में इतना ग्लूकोज था, एक टाइम के बाद मान लो कि इतना ग्लूकोज था कि भाई कितना भी यूटिलाइजेशन करा लो, ब्लड ग्लूकोज को अब इंसुलिन कम नहीं कर पा रहा है, या इंसुलिन ही नहीं है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। अब ऐसे में क्या होता है ना बेटा, अगर मान लो इंसुलिन नहीं है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, क्योंकि इंसुलिन नहीं है तो अब सेल्स तक ग्लूकोज को कौन पहुंचाएगा बेटा? इंसुलिन तो पहुंचा रहा था। अब अगर सेल्स ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाएंगी तो सेल्स तो मर जाएंगी, लेकिन सेल्स मरती नहीं है इतनी जल्दी। जैसे ही इंसुलिन की आपके बॉडी में कमी होती है तो ग्लूकोज का तो यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ग्लूकोज यूरिन में से निकल रही होती है, ग्लाइकोसूरिया, इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ये तो समझ में आ रहा है कि इंसुलिन नहीं है, डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन है, ग्लूकोज यूरिन में से निकल रहा है। पर कीटोन क्यों? सेल्स एक बार में नहीं मरती यार, बिल्कुल फास्टिंग वाली कंडीशन है। आपने कभी फास्ट किया है जिंदगी में? हाँ फास्टिंग से एक ही चीज मुझे हंसी क्यों आई मैं नहीं बता रही, सुनो। अब बेटा फास्टिंग की कंडीशन होती है ना, जब फास्ट कर रहे होते हैं उसमें भी एक बार में हम नहीं मरते हैं बेटा, है ना। आपकी बॉडी स्टोर्ड फूड को यूटिलाइज करती है, सबसे पहले कार्ब्स को यूटिलाइज करती है, फिर फैट्स का भी ब्रेक डाउन करती है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती आपकी सेल्स, तो एनर्जी बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए बीटा ऑक्सीडेशन करती है, फैट्स का ब्रेक डाउन करती है, जिसका एक बाई प्रोडक्ट बनता है कीटोन बॉडीज, जिसकी वजह से कीटोन्यूरिया भी दिखता है। सेल्स ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाई, सेल्स को एनर्जी तो चाहिए, तो सेल्स बीटा ऑक्सीडेशन करती है, फैट्स का ब्रेक डाउन करती है, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज मिलती है। एक्सेसिव कीटोन बॉडीज अगर बन रही है तो वो भी बेटा यूरिन में से बाहर निकलेगी, कीटोन्यूरिया। दैट इज द एक्सप्लेनेशन। तुमको नहीं चाहिए, तुमको रटना है तो रट लो पीछे वाला, और ये कंसेप्ट है बेटा उसके पीछे का, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देती हूं, सेल्स use glucose to produce energy, एनर्जी बनाने के लिए। अब मान लो, अगर मान लो हाइपोथेटिकली नो इंसुलिन, इफ नो इंसुलिन, नो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय सेल, नो ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय सेल, तो ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होगा, ब्लड ग्लूकोज यूरिन, ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होगा एंड ग्लूकोज आउट वाया यूरिन, एक्सेसिव ग्लूकोज यूरिन से बाहर जाएगा, ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन। बट इस केस में सेल्स बीटा ऑक्सीडेशन करती है ऑफ फैट्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी बनाने के लिए बीटा ऑक्सीडेशन करती है फैट्स का, और इसकी वजह से कीटोन बॉडीज बनती है, कीटोन बॉडीज फॉर्म्ड। और जब ये बेटा एलिमिनेट होती है यूरिन से तो कीटोन्यूरिया की कंडीशन होती है। दैट इज आई बोथ आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। डन डनाडन डन कर लो, फिर आपको टाटा बाय बाय करते हैं। यस एवरीबॉडी, बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आया? सेल्स को एनर्जी तो बनानी ही बनानी है। अब वो ग्लूकोज को यूज नहीं कर पा रहे तो किसी तरीके से तो एनर्जी बनाएगा ना। तो किस तरीके से एनर्जी बनाता है कि बीटा ऑक्सीडेशन करता है, फैट्स की ब्रेक डाउन करता है, फैट्स का ब्रेक डाउन करेगा तो बीटा कीटोन बॉडीज बनेगी, तो कीटोन्यूरिया की भी कंडीशन दिखती है, ठीक है। डन डन डन। याद करना है तो पीछे का याद कर लो, कंसेप्चुअली था तो ये कंसेप्चुअली था, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट, अच्छा एक बार ये डायग्राम भी देख लो, इस डायग्राम को काउंटर करंट के बेटा एक बार देख लो, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम से तो पूछे जाते हैं ना। इस डायग्राम को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये वाजा रेक्टा दिखाई है, एक बारी बेटा देख लो प्लीज यार, एक बारी वाजा रेक्टा को देखो और लूप ऑफ हेनले को देखो। इस लूप ऑफ हेनले में से पानी निकल रहा था, इस लूप ऑफ हेनले में से NaCl निकल रहा था, कलेक्टिंग डक्ट में से पानी और कलेक्टिंग डक्ट में से यूरिया निकल रहा है। अगर आप वाजा रेक्टा को ऑब्जर्व करोगे, डिसेंडिंग वाजा रेक्टा के अंदर NaCl जा रहा है, जो NaCl आपने असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से एब्जॉर्ब किया था, और ये इंटरस्टिशियम में पानी को रिलीज कर रहा है, ठीक है।
और असेंडिंग वासा रेक्टा में देखोगे तो असेंडिंग वासा रेक्टा जो है इसके अंदर पानी एक्सचेंज हो रहा है जो यहां से रीअब्सॉर्ब किया था आपने, और ये इंटरस्टिशियम में NaCl को रिलीज कर रहा है, ठीक है ना? यस। मिक्चुरेशन की थोड़ी सी एनसीईआरटी की रीडिंग बेटा होमवर्क में करके आना। कुछ एनसीईआरटी कैटलिस्ट के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी होमवर्क में अटेम्प्ट करना। दिस इज एनसीईआरटी कैटलिस्ट के 5-6 क्वेश्चंस दिए हैं, तो अटेम्प्ट दिस। नेक्स्ट क्लास में इसके आंसर्स मिलेंगे। दैट्स इट, बहुत बहुत धन्यवाद। कल के क्लास के लिए क्या बताने वाली हूँ? कल के क्लास के लिए ये बताने वाली हूँ कि कल की क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगी, बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल। तो क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आई नो, बट अब रोना धोना मत करना भाई, ठीक है? क्लास आना इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल। 15th को तो वैसे भी आपकी क्लास नहीं है, लेकिन कल की क्लास आएगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगी। और उसमें क्या करेंगे हम, जितने भी बचे हुए टॉपिक्स हैं आपके, थोड़े से ही टॉपिक्स बचे, रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, और एनसीईआरटी में डिसऑर्डर्स तो इसमें 2-3 ही हैं। एक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट जरूर दिया हुआ है, दैट इज हीमोडायलिसिस, तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास आएगा बेटा। प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। देखो, मैं सेशन आप लोगों के लिए मैं खुद अवेलेबल नहीं हूँ, मेरी फ्लाइट भी आज रात की है, बट मैं आपके लिए रिकॉर्ड करके जाऊंगी। एंड आई वॉज वेटिंग कि मैं आज आपको कितना पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं वो रिकॉर्डेड सेशन आपको दूं। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट बेटा, इफ यू आर रियली सिंसियर ना, प्लीज उस सेशन को उतनी ही शिद्दत से देखना जितना आपने किसी भी लाइव लेक्चर को देखा है, क्योंकि लेक्चर जाना इंपॉर्टेंट है और वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप वो स्लॉट खाली ना हो और आप लेक्चर को देखें। मैं लेक्चर जब आपके पास अपलोड होगा जिस भी टाइम पे, आई विल रीड योर कमेंट्स। प्लीज बी वेरी सिंसियर बेटा। देखो, बार बार आपको मोटिवेट समझाने की हर दिन जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बेटा। हम तो टीचर्स हैं, हम हमेशा आपको मोटिवेट करते रहते हैं। मन नहीं मानता है तो आपको हमेशा बोलते रहते हैं ऐसे करो, सही ये है, गलत ये है, बट आपको सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, ठीक है ना? तो प्लीज आप उस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगी रिकॉर्डेड सेशन में ही, और रिमेनिंग टॉपिक्स को भी कवर करूंगी। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी उसको हम कैसे करने वाले हैं वो आपको बाद में मैं बता दूंगी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो इस चैप्टर की बचेगी लाइव करेंगे, रिकॉर्डेड करेंगे, दैट आई विल सी। आई एम नॉट आस्किंग यू बेटा, वट एवर आई विल डू इज फॉर योर गुड। ऑलवेज रिमेंबर दिस, जो आपके लिए करके जाऊंगी मैं वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, इसलिए वही कर रही हूं मैं, ठीक है? सो बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही रिक्वेस्ट है कि सिंसियरिटी से पढ़े, ईमानदारी से पढ़े, एंड हम मिलेंगे फिर कल की क्लास में, बट कल रिकॉर्डेड होगा। एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल एंजॉय द रिकॉर्डेड सेशन ऑल्सो। मैंने हमेशा बच्चों से ये फीडबैक मिला है कि मैम आपके रिकॉर्डेड सेशन भी इट फील्स लाइक लाइव लेक्चर, यू विल टेल मी दैट। तो कल जब लेक्चर आएगा तो देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 तारीख को है इंडिपेंडेंस डे, और इंडिपेंडेंस डे की मैं आपको एक गाना सुना देती हूँ। इंडिपेंडेंस डे पे तो छुट्टी है वैसे, ठीक है? चलिए, तो इंडिपेंडेंस डे के लिए मैं गाना आपको क्या सुना, इंडिपेंडेंस डे का ही गाना सुनाती हूँ। तो वो गाना है, काश ऐसा हो सकदा रब दे पैरी पे जांदी, तेरी जगह पे जानी मौत मैनू ले जांदी, जो तू ना मिला मानेंगे वो दहलीज नहीं होती, रब नाम की यारा यहाँ कोई चीज नहीं होती, कि रब ओनू खो लेंदे, जेड़ा होवे ओनू जाने तो प्यारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा ऐ यारा, गल गल ते शक कर दे एतवार जरा भी नहीं, हुण तेरियां अखियां च मेरे ले प्यार जरा भी नहीं, मेरा ते कोई है नी तेरे बिन, तैनू मिल जाना किस दा सहारा, वे तू मैनू छड़ जाना, गल्लां तेरियां तो लगदा ऐ यारा। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जो भी आप लोगों को हॉलीडेज मिलती है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें। जो एक बात मैं आप लोगों से कह रही थी कि मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के मैसेज किया, तो मैं
सच में दिल से एक बात बता रही हूँ आप लोगों को, यस यू फील दैट वी मोटिवेट यू, हम आपको बहुत मोटिवेट करते हैं, आपको लगता है यार मैम से हम बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, मैम हमें बहुत इंस्पायर करते हैं, लेकिन देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स वेयर आई रियली गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू ऑल एंड आई रियली रियली फील ग्रेटफुल कि मुझे सच में मतलब आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला, आप लोग मेरी बात सुनते हैं, इट्स अ प्रिविलेज बेटा, इट इज अ प्रिविलेज दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पैमर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेगेटिविटीज हर जगह पे होती है, बट आई रियली फील ग्रेटफुल दैट देर आर सम किड्स, ना कुछ तो हैं बच्चे जो सच में हमसे दिल से मोहब्बत करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी बातों को समझते हैं, सुनते हैं, अपने जीवन में उसको बेटा अप्लाई करते हैं। तो ये गाना गाने वाली बात भी आई यूज्ड टू लव सिंगिंग, बचपन से ना मुझे गाना सीखने का बहुत शौक था, बट मैं सीख नहीं पाई बेटा ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, सो आई कुड नेवर एक्चुअली प्रोफेशनली लर्न सिंगिंग। मेरे को एक टाइम पे सिंगर भी बनना था जेन्युइनली, मैं नहीं बोल रही हूँ मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैंने कभी सीखा भी नहीं प्रोफेशनली। तो मेरे को ऐसा लगता है यार जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ना, बिकॉज यू ऑलवेज आस्क मी कि मैम ना एक गाना सुना दो, एक गाना सुना दो, इस चक्कर में ना मेरी ये हॉबी ना छूटी नहीं कभी। मतलब एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज बच्चे हमेशा हर क्लास में बोलते हैं कि मैम एक गाना सुना दो, तो एटलीस्ट ना मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैंने ये गाना कंटिन्यू कर सकती हूँ, एटलीस्ट मैं आपको गाना सुना सकती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी अंदर से सोच के कि यार बच्चे ना बोलते हैं गाना सुनाने के लिए, इस चक्कर में मेरी गाने की हैबिट छूटी नहीं है, ठीक है ना। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट यार, थैंक्स अ लॉट, इट मीन्स अ लॉट, ठीक है। एंड देखो पढ़ाई करो, मेहनत करो, इस वक्त जो भी चीजें तुम्हारे साथ है ना बेटा, इस टाइम को यूटिलाइज करो अच्छे से। डाउन द लाइन आपको यही चीजें आज की हुई मेहनत बेटा आपको दिखेगी, ठीक है ना। और सच में बेटा आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको पैसे कमाने हैं, क्योंकि बेटा बिना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के, बिना एक जगह पे मतलब सेटल हुए, स्टेबल हुए, सही में कोई मतलब नहीं रह जाता। आप अपने लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए सारी चीज़ें कर ही तभी पाओगे, आप उनको भी बेहतर लाइफ तभी दे पाओगे, आप अपने आप को एक बेटर लाइफ तभी दे पाओगे जब आप बेटा इंडिपेंडेंट होते हो। मैं लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए बात कर रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बोल रही हूँ बेटा। जब आप सच में पैसे कमाने लगते हैं, जब आप एक जगह पे पहुंचते हैं, है ना, तो जो चीजें आप अपने लिए बेटा एक टाइम पे इमेजिन कर रहे होते हैं ना कि यार ये चीजें मैं करूंगी, और जब आप वो कर पा रहे होते हैं ना बेटा, उसकी क्या खुशी होती है ना, वो वही महसूस कर सकता है जो वो चीज को एक्सपीरियंस कर रहा होता है ना। तो आपको ये करना है, आप बस यही दिमाग में ठानो, प्रेजेंट में की हुई सारी चीजें आपको फ्यूचर में जरूर जरूर देखना एक जगह पे पहुंचाने वाली है। तो अपने एफर्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से करना बेटा। तो इंडिपेंडेंस का मजा चखने के लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी, घिसना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। हम भी घिसते हैं हर दिन बेटा, मेहनत करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव होता अगर हम बेटा ऐसी जगह पे डायरेक्टली पैदा हो गए होते विद गोल्डन स्पून, ठीक है ना, बट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट। हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमने वही चीज देखी है, स्ट्रगल करते हुए देखा है अपने पापा मम्मी को। फीस भर देते थे चारों बच्चों की, मैं अपने पापा की बात बता रही हूँ, तो सोचते थे कि महीने में कैसे, महीने को में भले ही गवर्नमेंट जॉब है बेटा, लेकिन 4 बच्चों की फीस भरना, और क्या इतनी कोई सैलरी नहीं होती थी बेटा, तो सोचना पड़ता था कि महीना कैसे चलाएं। तो उन माँ-बाप को, उन पेरेंट्स को, अपने भाई-बहनों को, हर किसी को आप बेटा आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपने अच्छी अपनी एक लाइफ बनाया, अपना अच्छा एक करियर बनाया, प्लीज़, प्लीज़ मेहनत कीजिए, प्लीज़ आई एम टेलिंग यू। ठीक है ना? एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द ट्रस्ट, फॉर ऑल द रिस्पेक्ट। I will always give my 100% to you all. Out of all the negativities, I will always try to catch your positive energy. And I'm going to radiate the positive energy to you all. ठीक है? Love you all. Thank you so much. Bye bye. मिलते हैं कल की क्लास में, जरूर रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। बाय बाय, थैंक यू।